नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू दी यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2025 पार्ट 4 डिस्कशन। आप जानते हैं कि हमारा मेंस का जो प्रिपरेशन चल रहा था उसमें अलग अलग पार्ट्स में मैं डिस्कशन कर रहा था। आई होप कि आप सभी लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 को देखा हुआ है। पार्ट 4 आज का आखिरी डिस्कशन होगा जहां पे मैं आपके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूंगा। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा होगी जहां पे हम लोग अलग अलग थीम्स को समझेंगे कनेक्टेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोटिस है, मैं कहूँगा नोटिस नहीं, एक अपॉलॉजी है मेरी तरफ से, क्योंकि पार्ट 4 आने में काफ़ी देर हो गई है। देर हुई बिकॉज ऑफ स्मॉल इशू विथ माई हेल्थ। I was having fever and not normal fever. It was because of pathogen called Salmonella typhi. And I hope कि आप क्योंकि साइंस सेंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, I hope that you all know what it causes. Alright. So without any delay, let's begin our part 4. And हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिस्कशन होने वाली है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग थीम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री को जानेंगे। ऐसे राइटिंग में भी काफ़ी मदद करेगा डिस्कशन आपके लिए। और उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग एप्लीकेशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हर एक जो डिस्कशन होगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, इन एजुकेशन, इन डिफेंस, ईच एंड एवरी थिंग इज अ पोटेंशियल टॉपिक फॉर यू। और यहाँ पे मैं आपको डिस्कशन किस अप्रोच में होगा ये भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो हम क्वाइट श्योर कि आप सभी लोग काफ़ी एडवांस्ड लेवल में हैं आपकी प्रिपरेशन में, कुछ ही दिन बचे हुए मेंस में। तो यू ऑल नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है, सेंसर्स का इस्तेमाल करता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे ह्यूमन लर्निंग को सिमुलेट करते हैं। अब ह्यूमन लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि हमारा ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू अ कंप्यूटर विच ट्राइज टू सिमुलेट ह्यूमन ब्रेन। अब इसके एप्लीकेशंस आप लोग बहुत सारे देख चुके होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे डिवाइसेस आ चुके हैं। एआई किसी चीज को देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा। आजकल तो हम लोग जनरेटिव एआई के बारे में बात कर रहे हैं 2024 में। अब एक क्लासिक एग्जांपल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सेल्फ ड्रिवन कार। एक कार जिसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है, कार अपने आप चल रही है। व्हाई? बिकॉज द मशीन इटसेल्फ हैज डिसीजन मेकिंग पावर। ऑलराइट। अब जब भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोगों को अलग अलग स्टेजेस में समझने की जरूरत है। तो आपके आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप इन 3 स्टेजेस को समझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। पहला स्टेज होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का, दूसरा स्टेज होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का, और तीसरा स्टेज होता है सुपर इंटेलिजेंस का, जिसको हम लोग मशीन कॉन्शियसनेस भी कहते हैं या फिर मशीन सेंटियंस भी कहते हैं। अब पहले स्टेज में जहां पे मशीन लर्न करेगा, वेयर द मशीन और द एल्गोरिथम इट स्पेशलाइजेस इन वन कोर एरिया एंड ट्राइज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मोस्टली बहुत सारा डेटा इसको इनपुट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम बेस्ड वो जो मशीन होगा, वो जो एल्गोरिथम होगा, वो आपको रेस्पॉन्ड करेगा। मशीन लर्निंग हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। मशीन लर्निंग के बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि आईफोन में सिरी है, अमेजन का एलेक्सा है, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है। ये सारे मशीन लर्निंग के एग्जांपल्स हो गए जहां पे डेटा को इंटरप्रेट करेगा और डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर इट इज गोइंग टू रेस्पॉन्ड टू यू। और यहाँ पे थोड़ा सा नैरो एप्लीकेशन होगा, जैसे हमारे आजकल जो चैटबॉट्स आ चुके हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी लोगों ने अलग अलग चैटबॉट्स का इस्तेमाल किया होगा, जैसे कि जोमेटो का चैटबॉट है जो आपको बताएगा कि खाना कहाँ पे है, या फिर डिलीवरी जो एजेंट होगा उससे कनेक्ट कैसे करें। ये सारी चीज़ें वो चैटबॉट में रहेंगी। द चैटबॉट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग, और हम लोग पहला स्टेज अचीव कर चुके हैं। सेकेंड स्टेज होता है उससे थोड़ा सा अपर स्टेज, विच इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस। यहाँ पे कंप्यूटर एज स्मार्ट एज ह्यूमन बन जाएगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा ह्यूमन से भी ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा, ह्यूमन से भी ज्यादा एफिशिएंट काम कर पाएगा। मशीन इंटेलिजेंस में ह्यूमन कैन इंटरप्रेट द डेटा, नॉट जस्ट इंटरप्रेट द डेटा, बट उसके आगे वो इंसानों से भी ज्यादा, ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज्यादा या फिर उसकी बराबरी में काम कर सकता है। और हम लोगों ने स्टेज 2 भी कहीं ना कहीं अचीव कर लिया है। अब क्लासिक एग्जाम्पल आपको स्टेज 2 का देना है मशीन इंटेलिजेंस का, तो मैं कहूंगा आपने सुना होगा 1990s में किसी एल्गोरिथम ने, किसी कंप्यूटर ने
गैरी कैस्प्रोव को हरा दिया, एक चेस मास्टर को बीट कर दिया। मतलब एक ह्यूमन ब्रेन की जो चेस प्लेइंग एबिलिटी है उसको कंप्यूटर ने बीट कर दिया, मतलब ह्यूमन जनरल इंटेलिजेंस के पास पहुंच चुका है। ठीक है, अब रिसेंट टाइम में अगर आप बात करें तो जो हमारा जीपीटी है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जो हमारे चैट जीपीटी है, जीपीटी 3.5 4, अभी तो 5 भी आ चुका है, ग्रॉक है, ऑल दीज थिंग्स आर मशीन इंटेलिजेंस लेवल, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, जहां पे ह्यूमन की तरह वो स्मार्ट बन चुका है, ताकि वो ना सिर्फ डेटा को एनालाइज करेगा लेकिन ह्यूमन से इंटरेक्ट भी कर लेगा, ह्यूमन के इनपुट्स के ऊपर सीख लेगा। ऑलराइट, और थर्ड स्टेज है मशीन कॉन्शियसनेस का, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये हम लोगों ने अभी तक अचीव नहीं किया है। मशीन कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? उस मशीन को, उस एल्गोरिथम को चेतना आ जाना, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस जाग जाना, उसके अंदर इमोशंस आ जाना, और वो इंटेलेक्चुअली इमोशनली ह्यूमन से भी बढ़कर बन जाए, यानी कि ह्यूमन की तरह उसके इमोशंस भी हो जाएंगे। जैसे क्लास में मैंने आपको उदाहरण दिया होगा इसका, अगर आपने रजनीकांत का मूवी देखा है रोबो, तो उसमें जो चिट्टी है, चिट्टी इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कॉन्शियसनेस, जो हम लोगों ने अभी तक अचीव नहीं किया हुआ है। ऑल दो आपने न्यूज सुनी होगी कम से कम 1 1.5 साल 2 साल पहले, गूगल के एक इंजीनियर थे ब्लेक लेमॉन्ग करके, उनका ये कहना है कि गूगल ने ऑलरेडी, गूगल का जो एक प्रोग्राम है उसने सेंटियंस पा लिया है, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी इमोशंस जाग गई है। उस प्रोग्राम का नाम है लैम्डा, बट अगेन दीज आर ऑल कंजेक्चर्स। स्टेज 1 अचीव्ड है, स्टेज 2 भी अचीव्ड है, स्टेज 2 को हम लोग अभी और भी बढ़ा रहे हैं। स्टेज 3 प्रॉब्ली इन अ फ्यू ईयर्स वी माइट रीच। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन 3 स्टेजेस को मैं चाहूंगा कि आप आंसर राइटिंग में ना जरूर मेंशन करें। अगर एआई के ऊपर सवाल आएगा तो इंट्रोडक्शन में कुछ लाइंस में आप इसको जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझ चुके हैं ये एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को समझेंगे और थोड़ा सा और डीपर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये एक स्टैंड अलोन टॉपिक हो सकता है आपके लिए, डिस्कस द हिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा सा फार फेचर टॉपिक है, बट इट विल हेल्प यू इन योर एसे राइटिंग ऑल्सो, क्योंकि एसे राइटिंग में एक आइडिया जरूर होनी चाहिए। अब जब भी हम लोग एआई की बात करते हैं ना, सभी लोग सोचते हैं कि एआई ना बहुत ही रीसेंट टाइम्स का फिनोमेना है, लेकिन आपको ये थॉट होना चाहिए कि उसकी डेवलपमेंट शायद रीसेंट टाइम्स की होगी। मैं कहूँगा इन द लास्ट 70 80 ऑड ईयर्स से इसकी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है। वो भी पिछले 10 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है, लेकिन हम लोग इसकी रूट्स ढूंढ सकते हैं हमारे एंशियंट टाइम्स में, मिडीवल टाइम्स में भी। अब कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन आइडिया तो हमें बहुत सारे फिलोसॉफिकल थॉट्स में ज़रूर मिल जाते हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स के आइडियाज मिल जाते हैं, हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स है, स्टोरीज है, उसमें ज़रूर मिल जाते हैं, जहाँ पे इमेजिनेशन हो चुकी है। ऑटोमेटा की, थिंकिंग मशीन्स के बारे में बात करते हैं, अलग अलग मिथ्स के बारे में, अलग अलग स्टोरीज के बारे में। जैसे स्पेशली मैं कहूँगा जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या फिर एंशियंट हिंदू हिस्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आपने देखा होगा या फिर सुना होगा विश्वकर्मा के बारे में, विश्वकर्मा द क्रिएटर, राइट? हाउ डिड ही क्रिएट? थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन प्रोबेबली, राइट? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, सॉर्सरी के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थॉट मिलेंगे। अगेन इट वॉज नॉट डेवलप्ड पर से, बट एटलीस्ट थॉट और आइडिया कैन बी ट्रेस टू एंशियंट एंड इवन द मिडीवल टाइम्स। बहुत सारे फिलोसॉफिकल थॉट में भी आपको मिलेगा। मैं कहूँगा अगर हमें एग्जाम्पल देना है तो एरिस्टोटल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एरिस्टोटल was considered father of political science। उनके भी थॉट्स में हमें कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल रूट्स मिल जाएंगे एआई के। लेकिन जब भी एआई की बात होती है एंशियंट और मिडीवल टाइम्स में, केवल थिंकिंग या फिर केवल थॉट की हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में उसके ऊपर अमल होना शुरू हुआ, उसके ऊपर एप्लीकेशंस बिल्ड होना शुरू हुए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अर्ली डेवलपमेंट हुआ, मैं कहूँगा 18th 19th 20th सेंचुरी में। जैसे मैथमेटिशियन जो थे थॉमस बायस, 1763 में उन्होंने बायसियन प्रोबेबिलिटी की डेवलपमेंट की, जो हम लोग कह सकते हैं एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का, विच इज ऑल्सो वेरी मच यूज्ड इन मशीन लर्निंग। उसके बाद धीरे धीरे 1900s में हम लोगों ने देखा रोबोट्स के पिक्चर्स आने लगे। अगेन रोबोट्स बने नहीं, लेकिन डिपिक्शन जरूर आने लगी रोबोट्स की, ऑटोमेटेड सिस्टम्स की, ऑटोनोमस सिस्टम्स की। वी कैन सी देम इन 1900s, अर्ली 1900s। लेकिन जो रियल फाउंडेशनल एरा था वो 1940s और 1950s में हुआ।
अब 1940s में भी हम लोग विश्व युद्ध 2 की बात कर सकते हैं, जहाँ पे नाजीज ने कोई एनिग्मा कोड बनाया जिसको ब्रेक करना काफी मुश्किल था। बट यू डू नो अबाउट एलन ट्यूरिंग। एक मूवी भी है बेनेडिक्ट कम्बरबैच की, हम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। 1936 में एलन ट्यूरिंग ने प्रपोज किया था एक यूनिवर्सल मशीन का, जिसको ट्यूरिंग मशीन भी कहते हैं, विच इज आई वुड से मोर और लेस फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटिंग और कंप्यूटर्स इटसेल्फ। ठीक है, 1950 में एलन ट्यूरिंग ने पब्लिश भी किया कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसके अंदर उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट बताया। ट्यूरिंग टेस्ट एक, मैं कहूँगा, एक टेम्पलेट बना, एक टेस्ट बना मशीन की इंटेलिजेंस को गेज करने के लिए। तो अगर आपको स्ट्रिक्ट सेंस में सोचना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कहाँ पे हुई, मैं कहूँगा 1940s 1950s में इसकी शुरुआत हुई। इसका फाउंडेशनल एरा हम लोग कह सकते हैं in works of Alan Turing, and later on in the works of John McCarthy, Marvin Minsky and his comrades। डार्टमूथ कॉन्फ्रेंस उन्होंने कॉल किया था 1956 में। तो अगर कहीं पे भी हिस्ट्री या फिर एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम एलन ट्यूरिंग और डार्टमूथ कॉन्फ्रेंस के बारे में आप जरूर नोट कर लें। ठीक है, अब डार्टमूथ कॉन्फ्रेंस में 1956 में पहली बार इस टर्म का ही इस्तेमाल किया गया। जॉन मैकार्थी, इन्होंने और इनके जो साइंटिस्ट थे इनके साथ में, जैसे कि मिन्स्की हो गए, रॉचेस्टर हो गए, शैनन हो गए, उन्होंने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया और तब से लेकर एआई एक डिसिप्लिन ही बन चुका है। अब रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। मैं कहूँगा अगर हमें रूट्स ढूंढने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आई वुड क्लियरली से दे आर इन द डार्टमूथ कॉन्फ्रेंस इन 1956। इस कॉन्फ्रेंस ने एक ग्राउंड वर्क ले किया आगे वाली एआई रिसर्च के लिए। दिस कॉन्फ्रेंस इट हेल्प्ड डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ एआई रिसर्च, और यहाँ पे प्रिसाइजली मशीन को किस तरह से सिमुलेट किया जा सकता है या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में कैसे डाला जा सकता है, इसकी ग्राउंड वर्क जरूर ले की गई। और इसके बाद धीरे धीरे इस डिसिप्लिन का ग्रोथ होना शुरू हुआ। तो अर्ली कुछ अचीवमेंट्स भी आए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन था। 1950s 1960s में ढेर सारे लोगों ने फंडिंग भी किया, अलग अलग कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने के लिए आए, अलग अलग एल्गोरिथम्स डेवलप होने लगे, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, लॉजिक डिजाइंस आने लगे। परसेप्ट्रॉन मॉडल आया 1957 में, विच वाज कंसिडर्ड एज अर्ली न्यूरल नेटवर्क। और आज हम लोग बात कर सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की, विच वाज द नेक्स्ट थिंग इन एआई। एक एलिजा प्रोग्राम भी आया 1966 में, जो पहला चैटबॉट भी बना। लेकिन 1950s और 1960s के बाद एक एआई विंटर जरूर आया। विंटर का मतलब क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट डाउन हो गया। ये क्यों हुआ? मेनली बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। देखिए, जब भी कोई नया थॉट निकलता है, जब भी कोई नई आइडिया निकलती है, तो वहां पे लोगों को लगता है कि बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाता है। लेकिन एआई के साथ पेशेंस की भी जरूरत होती है। यू डू अंडरस्टैंड दैट रिजल्ट्स उतना जल्दी नहीं आते आर&डी में। तो जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उस तरह के रिजल्ट नहीं आए, जितना हाइप एआई ने मचाया था वो रिजल्ट्स नहीं आए। उसकी वजह से अलग अलग एआई बेस्ड रिसर्च के अंदर फंडिंग कट्स भी होने लगी। तो 1970s में मैं कहूँगा, एंड इवन इन द मिड 1980s, उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं लिखना एआई के लिए। दैट इज वे वी कॉल इट एआई विंटर एरा, जहाँ पे एआई का जो इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हुआ। तो अगर आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो 1950s में एक राइज शुरू हुआ, 1960s में वो कंटिन्यू हुआ, लेकिन 1970s में कहीं ना कहीं एआई का इंटरेस्ट थोड़ा सा नीचे आने लगा, क्योंकि फंडिंग कट होने लगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। बट 1980s, आई वुड से लेट 1980s एंड अर्ली 1990s में फिर से मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। 1980s और 1990s में एक एक नया पैराडाइम शिफ्ट आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्यों? देखिए, पहले हुआ क्या करता था 1980 से पहले, मैं कहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज प्रेडोमिनेटली रूल बेस्ड। रूल बेस्ड मतलब कोई एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करेंगे, कोई प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे, कोई लॉजिक डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर फेलियर हुआ तो इट लेड टू डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन अब वो रूल बेस्ड अप्रोच से हम लोग डेटा ड्रिवन अप्रोच की तरफ मूव होने लगे, यानी कि डेटा के बेसिस के ऊपर हम लोग मशीन को सिखाने लगे। जैसे कि डिसीजन ट्रीज बनाने लगे, नए नए एल्गोरिथमिक लर्निंग मेथड्स के ऊपर फोकस आने लगा, न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर वर्क शुरू हो गया, और इसकी वजह से
धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक रेवोल्यूशन ही आया। जैसे कि मैंने आपको बताया 1997 में आईबीएम का एक प्रोग्राम था डीप ब्लू, उसने गैरी कैस्प्रोव को बीट किया। गैरी कैस्प्रोव उस टाइम के ही वाज अ चेस चैंपियन, ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्प्रोव, उन्हें बीट किया। उसके बाद तो हम लोग कह सकते हैं कि 1990s में वी सॉ एन एनहांस्ड डेवलपमेंट इन कंप्यूटिंग पावर। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होने लगी, कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा होने लगा, डेटा भी और भी ज़्यादा जनरेट होने लगा, इंटरनेट का एरा आने लगा। तो इसकी वजह से हुआ क्या, एआई का रिसर्जेंस देखा गया, जहाँ पे एआई मॉडल्स स्पीच रिकग्निशन के ऊपर फोकस आया, स्टॉक फोरकास्टिंग के ऊपर अलग अलग रिकमेंडेशन सिस्टम्स डेवलप होने लगे। और 21वीं सदी में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा एक टर्न आया, जहाँ पे अब हम लोग केवल शैलो लर्निंग से हम लोग डीप लर्निंग की तरफ मूव होने लगे। तो मशीन लर्निंग में नाउ वी स्टार्टेड टू ट्रेन द मशीन्स इन डीप लर्निंग। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी कंप्यूटिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ रही थी, और उस कंप्यूटिंग कैपेसिटी के बढ़ते बढ़ते हमारे जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स थे, जीपीयूज, वो भी डेवलप होने लगे। आईबीएम का जो वैटसन था, वैटसन इट डिफीटेड ह्यूमन चैंपियंस इन जेपार्डी 2011 में, जहां पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया। धीरे धीरे और भी डीप लर्निंग के प्रोग्राम्स आने लगे, जैसे कि एलेक्स नेट आया। एलेक्स नेट इमेज रिकग्निशन था, केवल टेक्स्ट रिकग्निशन नहीं, इमेज रिकग्निशन के ऊपर इसने वर्क किया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स के बेसिस के ऊपर इमेजेस को रिकग्नाइज करने लगा। अल्फा गो आया, अल्फा स्टार आया, और लेट 2010s में, मैं कहूँगा 2016, 17, 18 और 2019 तक बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए मॉडल्स आने लगे। जैसे गूगल का बर्ट आया, ओपन एआई का जो इनिशियल जीपीटी था, जीपीटी 2.0, जीपीटी 3.0, धीरे धीरे स्टार्ट हुए आना। और आज मैं कहूँगा पिछले 5 सालों में, प्रेजेंट एरा की हम लोग बात करेंगे, तो वी हैव नाउ मूव टुवर्ड समथिंग एल्स ओनली। टुडे एआई इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हर जगह, जैसे अब आप बिलीव नहीं करोगे, इनफैक्ट बिलीव कर लोगे कि जो कंटेंट मैंने यहाँ पे डेवलप भी किया है ना, एंड इट इज अ टेस्टिमनी टू अ डिस्कशन ऑल्सो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिस्कशन चल रही है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% जो डेटा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही मैंने डेवलप किया हुआ है, राइट। सो एआई इज देयर एवरीवेयर, जहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट्स आ रहे हैं, रिकमेंडेशन इंजन्स आ रहे हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में आ चुका है। और आजकल हम लोग एआई में ना, वी हैव मूव फ्रॉम इवन डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग से मूव होकर हम लोग अभी जनरेटिव एआई की तरफ मूव हो चुके हैं। जनरेटिव एआई मतलब जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ों को जनरेट करेगा, खुद का कंटेंट डेवलप करेगा। हम लोग हर ऑल्टरनेट डे में देख सकते हैं कि एआई ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दी, एआई ने डायलॉग लिख दिया, एआई ने इमेज जनरेट कर दिया, एआई ने वीडियो बना दिया। बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और 2025 में तो हम लोगों ने लेटेस्ट जनरेटिव एआई को भी देखा हुआ है। लेटेस्ट जनरेटिव एआई में यू हैव GPT-5, यू हैव ग्रॉक 4। अभी हाल ही में इलॉन मस्क ने क्लेम भी किया कि उनका जो ग्रॉक 4 है, इट इज गोइंग टू बीट एवरीबडी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। परप्लेक्सिटी एआई है, बहुत सारे जनरेटिव एआई अभी आ चुके हैं। सो अगर ओवरऑल मुझे आपको बता रहे हैं तो हम लोग किस तरह से हम लोग डेवलप हुए हैं, तो 1950s में शुरुआती दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा ही आई, मैं कहूँगा इसको इसको डिफाइन किया गया 1956 के डार्टमूथ कॉन्फ्रेंस में। 1960 70s, इन 60s में मैं कहूँगा थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर जागा। 1970s में आई डिड टेल यू अबाउट द एआई विंटर, बट इन द 1980s एंड 1990s we moved towards the machine learning, and we started to evolve the I would say data driven approach, जहाँ पे रूल्स बेस्ड अप्रोच से डेटा ड्रिवन अप्रोच की तरफ आने लगे। मशीन लर्निंग का एक आगाज हुआ, जहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा से हम लोग ट्रेन करने लगे मशीन को, और अभी 2010 में 2010s में डीप लर्निंग मॉडल्स आए, जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना चाहते हैं। और नाउ इन द लास्ट 5 years वी हैव गॉन इनटू मोर डीपर लर्निंग मॉडल्स, जनरेटिव एआई के बारे में, ठीक है, तो जो खुद ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर सकता है। सो दिस हैज बीन द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आई होप इससे आपको एक आइडिया आ चुकी है। अगर कोई ऐसे भी आए ना एआई के ऊपर, मेक श्योर दैट यू हैव द टेम्पोरल एनालिसिस और टेम्पोरल डायमेंशन ऑफ एआई, कि कैसे एआई इवॉल्व हुआ है, ठीक है। ऑफ कोर्स जब अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे में ज़रूर आप एंशियंट मिडिवल टाइम्स की जो मैंने कहूँगा कोई डेवलपमेंट की बात करेंगे, बट
ओवरऑल एटलीस्ट द इमेजिनेटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जहाँ पे एआई की चीजें हम लोगों ने थिंक की, फिलोसफिकल लेवल पे बातें की, वो भी आप मेंशन जरूर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब हम लोगों ने बेस बिल्ड कर लिया, तो इसके अलग अलग एप्लीकेशंस को देखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट कनेक्टेड टू डिफरेंट सेक्टर्स। जो भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जहाँ पे हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी थीम्स हो सकते हैं। आई होप दैट यू वुड बी रेडी, बट आई थिंक इवन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो पहला हमारा डिस्कशन होने वाला है एआई इन हेल्थ केयर के बारे में, क्योंकि ये एक ऑलरेडी सवाल आ चुका है, आई थिंक कपल ऑफ इयर्स बैक, मे बी लास्ट ईयर। तो बट स्टिल यू गॉट टू बी रेडी विद दीज थिंग्स फॉर श्योर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, हर फील्ड में ये हमारे लाइफ का भाग बन रहा है। तो हेल्थ केयर में भी है। अब यहाँ से जो भी मेरा डिस्कशन होगा, यहाँ पे मेरा अप्रोच क्या होगा, मैं चाहूंगा कि आप किसी भी सेक्टर के बारे में तैयारी करें, वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन को जाने, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखें, उसकी एप्लीकेशन को जाने, उसके बेनिफिट्स को जाने, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये व्हाट आर वी डूइंग का मतलब क्या है, हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, और अल्टीमेटली चैलेंजेस। अब जैसे आपको चैलेंजेस पता चलेंगे, तो आई होप कि वे फॉरवर्ड आपको वहाँ से डिसाइफर करना आ जाता है, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम डिफाइन हुआ, एक बार प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई, तो हमें उसका सोल्यूशन लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए फंडिंग नहीं है, फंडिंग की कमी है, तो फंडिंग ज़्यादा करें, दैट्स द सोल्यूशन। बट अगेन जहाँ पे भी मुझे लगता है कि कोई अच्छे सुझाव मैं आपको दे सकता हूँ, तो इस डिस्कशन में मैं वो भी दूंगा, बट माई डिस्कशन वुड बी टू टेक यू टू द चैलेंजेस। जितने भी लोग मेरा पहले क्लास अटेंड कर चुके हैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, आई डू नॉट लाइक स्पून फीडिंग, मैंने रिपीटेडली बताया हो भी क्लास में। तो मेरा उद्देश्य है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को बिल्ड करें। आई होप कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। जिस किसी ने भी इस टॉपिक को भी मिस आउट किया है, बेयर मिनिमम इस वीडियो से जितना भी मैक्सिमम आप इनपुट ले सकते हो, वो लेकर आप एग्जामिनेशन में जाइएगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी माई अप्रोच। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट आइडिया ऑफ एआई हेल्थ केयर। अब एआई इन हेल्थ केयर की जब हम लोग बातें करेंगे, तो सबसे पहली चीज, जैसे व्हाट आर द एप्लीकेशंस, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर में बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी आ चुके हैं। जैसे वन ऑफ द क्लासिक आइडियाज डिसीज डायग्नोसिस और प्रिडिक्शन। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या हुआ करता था, ट्रेडिशनली डॉक्टर जब भी पेशेंट आएगा, पेशेंट को बोलेगा आप ब्लड टेस्ट कर लीजिए, आप एक्सरे कीजिएगा, सीटी स्कैन कीजिएगा, एमआरआई कीजिएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद उसको रीड करेंगे, उसको असेस करेंगे। कई बार मैनुअल एरर्स हो सकते हैं, कई बार टेस्टिंग के एरर्स हो सकते हैं, लेकिन एआई इन चीज़ों को हटा सकता है, इन चीज़ों को एलिमिनेट कर सकता है। तो ह्यूमन एक्सपर्टीज अब हम लोग एआई से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन से भी ज़्यादा एक्सपर्टीज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एआई पावर टूल्स ही जब रहेंगे, जैसे एक्सरे लेगा वहीं का वही आपका रिजल्ट बता देगा, सीटी स्कैन लेगा बता देगा, तो रैपिड आपकी टेस्ट हो जाएगी, अच्छी एक्यूरेसी के साथ होगी। कैंसर अगर है तो कैंसर डिटेक्शन अर्ली हो सकता है, तो जितना अर्ली डिटेक्ट होगा उतना ही हम लोग आसानी से उससे लड़ सकते, उस बीमारी से लड़ सकते हैं। जैसे एक क्लासिक एग्जाम्पल हो जाएगा टाटा एलेक्साई का इमेजिंग सॉल्यूशंस जो है, ये एक एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे ब्लड सैंपल एनालिसिस के लिए सिक्टिब्यूल का पैथोलॉजी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। नॉट जस्ट दिस, देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स व्हिच हैव कम अप, आप एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हो। इसके अलावा एआई कैन एक्चुअली हेल्प इन टेलीमेडिसिन। अब टेलीमेडिसिन में एआई चैटबॉट्स जो है, वर्चुअल असिस्टेंट जो है, 24/7 कंसल्टेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी ये काफ़ी वोग में है, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीमेडिसिन के प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। आई एम क्वाइट श्योर बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टो को इस्तेमाल किया होगा। मुझे लगता है मैंने खुद प्रैक्टो एटलीस्ट 3-4 साल पहले इस्तेमाल किया था, एक बार फॉर बुकिंग आई थिंक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। सो प्रैक्टो इज़ वेरी हेल्पफुल जहाँ पे भी डॉक्टर की शॉर्टेजेस है, जहाँ पे लैंग्वेज की दिक्कतें हैं, रूरल एरियाज में जहाँ पे रीच नहीं होती है, वहाँ पे टेलीमेडिसिन के थ्रू हम लोग पहुँच सकते हैं। और अगेन टेलीमेडिसिन अगर मिलेगी तो जल्दी से एनालिसिस हो सकती है। इनफैक्ट डिसीज डायग्नोसिस में प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे डिसीज को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करने के लिए थ्रू प्रॉपर प्रोडिक्शन एंड डायग्नोसिस वी कैन अप्लाई इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एआई की मदद से हम लोग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट और पर्सनलाइज्ड प्रिसीजन मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं एआई टेलर्ड मेडिसिन या फिर एआई टेलर्ड थेरापीज। अब अपोलो हॉस्पिटल का जो एआई प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी सेंटर है, वो
पेशेंट स्पेसिफिक कैंसर थेरेपी को डेवलप कर सकता है। तो इनफैक्ट जो आजकल हम लोग बात करते हैं ना कार टी थेरेपी, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है, दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जहाँ पे प्रिसिजन प्रिसिजन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या फिर थेरेपी टेक्निक है। आपने रशिया की एक mRNA वैक्सीन को आपने सुना होगा, रशियन mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर, that is also a personalized kind of a setup जहाँ पे I think with AI we can enhance those things more and more. Apart from that, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी काफ़ी एफिशिएंसी आ सकती है, जैसे एआई इन चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है, कहाँ अपॉइंटमेंट होनी है, कौन सा डॉक्टर कहाँ पे जाना है, कितने नर्सेस की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है। तो जो भी मैनुअल एरर्स होते हैं, मैनुअल डिलेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें भी रिजॉल्व कर सकता है, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि हॉस्पिटल का जो काम होगा, हॉस्पिटल का जो पूरा का पूरा शेड्यूलिंग होगा, काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। साथ ही साथ आर एन डी की जब हम लोग बात करें, आर एन डी में भी एआई काफ़ी मदद कर सकता है। एआई किसी भी ड्रग की डिस्कवरी में या फिर वैक्सीन की डेवलपमेंट में जल्दी से मदद करेगा। क्यों? क्योंकि ढेर सारा डेटा एनालाइज कर सकता है एक ही साथ। कई बार हम लोग जानते हैं कि एक ही तरह के क्लिनिकल ट्रायल चलते रहते हैं इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। समझ लीजिए एक रिसर्च चल रहा है यूएस में, दूसरा रिसर्च चल रहा है यूरोप में, तीसरा रिसर्च चल रहा है रशिया में, रशिया के कोने में। तो और मुझे डेटा को एनालाइज करना है, तो एआई कैन हेल्प कोलेट द डेटा एंड कम आउट विथ सॉल्यूशंस और कम आउट विथ डिफरेंट मॉडल्स। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि एटम वाइज है, डीप माइंड है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस तरह के अप्रोचेस को इस्तेमाल कर रही है नए ड्रग्स को डिस्कवर करने के लिए, नए वैक्सीन को डेवलप करने के लिए भी। इसके अलावा एआई पब्लिक हेल्थ को अच्छा करने के लिए और सर्विलेंस में काफ़ी मदद कर सकता है, स्पेशली पैंडेमिक्स के दौरान, एपिडेमिक्स के दौरान, फ्लड्स के दौरान, डिजास्टर्स के दौरान। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मानसून सीजन चल रहा है, आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग बीमार होंगे हमारे यहाँ पे इंडिया में। मानसून में ढेर सारी बीमारियां होते रहती हैं, ढेर सारी बीमारियां, एज आई टोल्ड यू, साल्मोनेला टाइफी, देयर इज विब्रियो कॉलरा, देयर आर सो मेनी डिसीजेस व्हिच आर स्प्रेड ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। तो मॉनिटरिंग में, सर्विलेंस में एआई काफ़ी मदद कर सकता है। हमारे पास ई स्वास्थ्य धाम एक सिस्टम भी आया हुआ है, जहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो पिलग्रिम्स होते हैं, अलग अलग जो रिलीजियस साइट्स को जा रहे हैं, उनकी हेल्थ पैरामीटर्स को मॉनिटर करने के लिए, उनके डेटा को मॉनिटर करने के लिए ई स्वास्थ्य धाम आया है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर सर्वेलेंस। अब सर इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट जब भी मैं बेनिफिट्स की बात करूंगा, चैलेंजेस की बात करूंगा, कई सारे सेक्टर में ना कॉमन बेनिफिट्स और कॉमन चैलेंजेस होंगे। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें ऑब्जर्व भी करें और एक सेपरेट नोट आप बना सकते हो। जैसे हेल्थ केयर में क्लासिकली हम लोग प्रॉब्लम क्या कहते हैं, देखिए हमारे देश में जब भी हेल्थ केयर सेक्टर की बात होती है, वी टेल द प्रॉब्लम इज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइक नर्सेस, टेक्नीशियंस एक्सेट्रा। इसके अलावा एक बायास है आपका अर्बन साइड की तरफ। अर्बन एरियाज में आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मिलेंगे क्योंकि बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और महंगी आपको ट्रीटमेंट है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं एआई इन सारी चीज़ों में मदद कर सकता है। कैसे? रूरल अर्बन डिवाइड को ये ब्रेक कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हम लोग इंटरनेट के थ्रू, कनेक्टिविटी के थ्रू कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। टेलीमेडिसिन इज एन एग्जाम्पल। डायग्नोस्टिक्स अर्ली हो सकते हैं, जैसे एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव्स को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मुझे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गांव में रहता हूँ मेरे, ठीक है, और हमारे गांव में भी जैसे मैंने बताया ढेर सारी बारिश हो रही है, बहुत सारी बीमारियां फैली हुई है, तो अगर कोई व्यक्ति गांव से 60 किलोमीटर चल के, जैसे मेरे गांव से द डिस्ट्रिक्ट प्लेस 60 किलोमीटर, वहां तक आना पड़ेगा। अब क्या होगा, आप डायरेक्टली ऑनलाइन चीजें चेक कर सकते हो। यू कैन बुक एन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स काफी एम्पावर हो जाएंगे। जैसे एआई की मदद से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम कर सकते हैं, डॉक्टर्स को भी डिसीजन मेकिंग में मदद मिल सकती है। हेल्थ केयर सेक्टर में वर्कर्स को, क्लिनिशियंस को काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा आर एन डी में भी मदद होगी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। जहाँ जहाँ अप्लीकेशन है वहाँ वहाँ बेनिफिट्स जरूर है। अब प्रश्न उठता है, हम क्या कर रहे हैं, मेरे देश में क्या हो रहा है? क्या मेरे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है हेल्थ केयर में? एब्सोल्युटली दिया जा रहा है। आपने जरूर सुना होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को, जहां पे हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, हेल्थ आईडी सब कुछ डिजिटाइज करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आगे चल के दिस कैन हेल्प विथ एआई बेस्ड डेटा एनालिसिस। भारत सरकार की तरफ से ऑलरेडी $1 बिलियन से भी ज्यादा एआई ड्रिवन डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स की ओर अलोकेशन हो चुकी है इस साल के बजट में ही, फरवरी में
एआई इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट भी हो रहा है, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के लिए, आभा हेल्थ आईडी अगेन जिसको डिजिटाइज किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से एक पॉलिसी निर्देश जरूर आए हैं, एक पॉलिसी डायरेक्शन जरूर आई हुई है कि पीपीपी मॉडल में रिसर्च और पीपीपी मॉडल में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप्स जो फोकस करना चाहते हैं डायग्नोस्टिक्स के ऊपर, टेलीमेडिसिन के ऊपर, हेल्थ डेटा एनालिसिस के ऊपर, उन्हें पॉलिसी लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। इनिशियल वायबिलिटी गैप फंडिंग के भी अलग अलग स्कीम्स आ चुके हैं। अब पॉलिसी लेवल पे नीति आयोग ने ऑलरेडी 2018 में ही नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने जो लॉन्च किया था, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली एक डायमेंशन जो बताया था, एआई का इस्तेमाल अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर के लिए और यूनिवर्सल कवरेज के लिए हम लोग जरूर करने वाले हैं। तो अगेन दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। धीरे धीरे एआई एंड एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड टू एंश्योर दैट हेल्थ केयर इज एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल इन इंडिया। लेकिन सर चैलेंजेस क्या है? देखिए, चैलेंजेस की जब हम लोग बात करते हैं ना, जब भी एआई की बात करते हैं तो एआई इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन डेटा। मैं नहीं कहूँगा कंप्लीटली, बट लार्जली वी आर गोइंग फॉर डेटा ड्रिवन अप्रोच। जैसे मैंने आपको पता 1990 से रूल बेस्ड अप्रोच से डेटा ड्रिवन अप्रोच की तरफ हम लोग आ चुके हैं। तो डेटा इज द न्यू गोल्ड, है ना, डेटा इज द न्यू ऑयल दैट वी से। तो डेटा जहाँ पे भी होगा तो डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के इश्यूज तो आएंगे, क्योंकि ये हेल्थ का डेटा है। अब हेल्थ का डेटा है जहाँ पे अगर समझ लो डेटा ब्रीच हो गया तो क्या करेंगे? देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्थ डेटा। समझ लीजिए किसी किसी इंश्योरेंस कंपनी को ये हेल्थ का डेटा मिल गया, तो क्या करेंगे? तो जैसे हम लोगों ने बताया प्रिसिजन थेरेपी, प्रिसिजन इंश्योरेंस कवरेज आ जाएगा, क्योंकि अगर डेटा है लोगों का कि भाई दिस पर्सन हैज अ वल्नरेबिलिटी टू दिस डिसीज, तो उसका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है, जस्ट एन एग्जांपल। इसके अलावा एथिकल इश्यूज जरूर होंगे, क्योंकि जो पूरा का पूरा एआई है वो आपके लॉजिक्स के ऊपर, आपके एल्गोरिथम्स के ऊपर बिल्ट है। और कई बार होता क्या है कि एआई के एल्गोरिथम ब्लैक बॉक्स मॉडल भी होते हैं। ब्लैक बॉक्स मतलब वी डू नॉट नो हाउ एग्जैक्टली दे आर बिल्ट। तो उन्होंने उसको किस बेसिस पे बिल्ड किया गया है, वी डू नॉट नो। इसमें ह्यूमन बायस भी आ सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, रेसिज्म का बायस आ सकता है बहुत बार। इसका एग्जाम्पल भी मैं दे चुका हूँ हमारे जनरल डिस्कशन में भी, क्लास में भी, कि जैसे एक पर्टिकुलर बायस के बारे में आया था कि चैट जीपीटी को दो इमेजेस दिखाई गई, दो मॉडल्स थे। एक में मेल मॉडल है जो बेसिकली स्विमिंग, दोनों दोनों ही स्विमिंग कर रहे हैं। तो मेल मॉडल की फोटो पे पॉजिटिव कमेंट आया, और फीमेल मॉडल वाज ऑन अ बिकिनी, उसकी उसके फोटो पे ऑब्सीन करके एक रेफरेंस भी आया चैट जीपीटी से। आई होप इससे आपको एक आइडिया पता चलेगा कि बायस के बारे में जो मैंने आपको बताया। रेसिज्म के बायस भी कलर के ऊपर, वाइट्स वर्सेस ब्लैक्स का भी इशू आ सकता है जो कंटिन्यू हो सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे स्किल की शॉर्टेज है। आप जानते हो कि लैक ऑफ आई वुड से डिजिटल लिटरेसी, lack of specialized AI professionals, these are missing in our country। एंड जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि टेलीमेडिसिन की बात हो या फिर कोई और भी, अगर आप एआई बेस्ड इनिशिएटिव की बात करोगे, रूरल एरिया तक पहुंचना है तो रूरल एरिया में वो यूज करने वाले भी होने चाहिए ना। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ स्केलेबिलिटी इशू ऑल्सो। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि शायद अर्बन एरियाज में काफ़ी अच्छे से चले, लेकिन इस मॉडल को और भी बड़ा बनाना थोड़ा सा इशू हो सकता है, मेनली बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, आई वुड से, backwardness in rural areas and also issues connected to digital literacy in India। डिजिटल लिटरेसी की बात करोगे, वी ऑल नो दैट इंडिया में डिजिटल पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। 100 करोड़ से भी ज़्यादा मोबाइल यूजर्स हैं, 100 करोड़ से भी ज़्यादा मोबाइल इंटरनेट यूजर्स हैं, 50 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे पास ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं, करेक्ट। लेकिन उसके बावजूद डिजिटल इलिटरेसी की इशू काफ़ी होती है, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं, राइट। जैसे साइबर इश्यूज, साइबर ब्लैकमेलिंग, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो चुकी हैं। इसके अलावा देयर इज एन इशू ऑफ रेगुलेटरी गैप। रेगुलेटरी गैप मतलब वी हैव और वी नीड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर सेफ्टी, स्पेशली पेशेंट के राइट्स, प्राइवेसी के राइट्स और इंक्लूसिविटी क्लॉज आना चाहिए। जब भी हम लोग एआई की बात करते हैं या फिर जब भी हम लोग नए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसका फायदा, उसका इस्तेमाल बहुत, मैं कहूँगा थोड़ा सा रिच क्लास, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना, जो पॉवर्टी बेसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो
जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे, वो इन सारे फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर पाएगा। जो वेल ऑफ नहीं है, क्या उन्हें एआई के फायदे मिलेंगे हेल्थ केयर में? दैट इज अ क्वेश्चन जिसको हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉटन द आइडिया। एक बार आपको चैलेंजेस और कंसर्न समझ में आ गए तो आई होप दैट यू डू नो व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन एआई इन हेल्थ केयर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थीम पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एआई का जो एरिया है, एआई का जो फील्ड है, it is transforming every sector. It is transforming healthcare, it is transforming defense, it is transforming industry, everything. And education is no exception. एजुकेशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, एजुकेशन में भी हम लोग ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी अ रियल गेम चेंजर, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज इट्स इश्यूज, मेनली प्रॉब्लम विथ रोट लर्निंग, जो रट्टा मारने का कॉन्सेप्ट हो गया, क्रिटिकल लर्निंग नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व ज़रूर कर सकता है, एक्सेस को भी बढ़ा सकता है। तो चलिए समझते हैं एआई के एप्लीकेशंस एजुकेशन में क्या हो सकता है। सबसे पहला जो एडवांटेज हो सकता है दैट वुड बी पर्सनलाइज्ड लर्निंग मॉड्यूल्स। आपने ये ज़रूर देखे होंगे एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि बायजूस। आई डोंट थिंक बायजूस इज वेरी रेलेवेंट दीज डेज, बट दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है, एम्बाइब हो गया, टॉपर हो गया, वेदांतु हो गया, इनका मॉडल ही कैसा था कि पहले बच्चे का टेस्ट लेंगे और बच्चे की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उसको कोर्स ऑफर करेंगे, है ना। जैसे व्हेन दे एनालाइज द परफॉर्मेंस डेटा ऑफ द स्टूडेंट, उस स्टूडेंट के लिए टेलर मेड कंटेंट मिलेगा, उसकी डिफिकल्टी लेवल के ऊपर, उसकी कॉम्प्रिहेंशन लेवल के ऊपर अपने पेस से वो स्टडी करे। इस तरह के प्रोग्राम्स आ सकते हैं। अब ये कहाँ से आएंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो आएंगे। इसके अलावा एजुकेशन में स्मार्ट कंटेंट बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो डिस्कशन चल रही है उसके अंदर 50%, मैं कहूँगा इवन 50% से भी ज़्यादा जो डेटा होगा दैट हैज़ बीन फ्रॉम एआई ओनली। वेरी नाइस नो। सो एआई कैन हेल्प जनरेट क्विजेस, स्टडी नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। एआई नए नए तरह के जो मॉडल्स है, जैसे कि वर्चुअल लैब्स हो गए, 3D सिमुलेशन हो गया, इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा ये हमें आउटपुट दे सकता है। बट अगेन, जब भी एजुकेशन की बात आती है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ, एआई के ऊपर ओवर रिलायंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा फायदा है वो है वर्चुअल असिस्टेंट्स या फिर इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, स्टूडेंट्स अपने पेस से पढ़ेंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे। कोई स्टूडेंट दिन में पढ़ेगा, कोई सुबह 5 बजे उठ के पढ़ेगा, कोई स्टूडेंट रात में 12 बजे पढ़ेगा, है ना। सम स्टूडेंट्स आर नाइट राइडर्स, सम पीपल दे लाइक द मॉर्निंग स्टडीज। तो होता क्या है कि जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो जो भी डाउट आता है, अभी जैसे हमारे साथ भी होता है कि बहुत सारे क्वेरीज मुझे आते हैं नंबर पे। अभी रिसेंटली एक आया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर एआई इलेक्ट्रिसिटी कैसे रिड्यूस करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूसेज कैसे रिड्यूस करेगा जब एआई खुद इतना इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बट अगेन व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज, जब भी स्टूडेंट को डाउट आएगा तो इमीडिएट आंसर की दरकार होती है स्टूडेंट्स को। और मेरी तरफ से भी कई बार होता है कि काम में जब बिजी हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो कई बार रेस्पॉन्ड करने में लेट हो जाता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स कैन हेल्प, जहाँ पे जैसे चैटबॉट है, स्टूडेंट ने डाउट पूछ दिया कि फंडामेंटल राइट, अगर किसी को फंडामेंटल राइट पे डाउट आ गया तो फंडामेंटल राइट के ऊपर सवाल पूछा तो चैटबॉट ने आंसर कर दिया। जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, जहाँ पे कोई सिंपल क्वेरी आई, उसका रेजोल्यूशन आया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इससे कुछ सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर क्या एआई आगे आपकी जॉब ले लेगा? We do not know that. Let's see what happens. But again, in a fun way, yes, I think in UPSC it becomes really tough for an AI to do it. But maybe जहाँ पे भी administrative jobs है, even education, I think AI will impact employment there. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है ट्यूटर मित्रा। इसके अलावा हमारी एग्जाम असेसमेंट में, एग्जाम प्रिपरेशन में ज़रूर मदद कर सकता है, जल्दी से फीडबैक मिल सकता है स्टूडेंट्स को। अगेन मैंने आपको बताया यूपीएससी में क्यों इतना हेल्प ना करें, क्योंकि यूपीएससी इज अ वेरी सब्जेक्टिव एग्जाम, स्पेशली मेंस में। आई थिंक एआई ब्रिंगिंग दैट सब्जेक्टिविटी एंगल वुड बी लिटिल टफ, बट स्टिल लेट्स सी। हम लोग एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन भी ला सकते हैं। आप जानते हैं हमारा इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है एआई फॉर ऑल, जहाँ पे हम लोग डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना चाहते हैं, जनरल लिटरेसी को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इन सब से एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी भी बढ़ेगी।
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोमेशन फिर से हो सकता है, जैसे जहाँ पे भी स्टूडेंट की रिकॉर्ड्स हो गई, अटेंडेंस हो गई, शेड्यूलिंग हो गई, रिसोर्स एलोकेशन हो गई, ये सारी चीज़ें एआई इफेक्टिवली कर सकता है ह्यूमंस से भी अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट करियर गाइडेंस के लिए भी मदद किया जा सकता है, जैसे एआईसीटी का नीट प्लेटफॉर्म है, NEAT, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट NEET, जहाँ पे एआई पर्सनलाइज स्किल बिल्डिंग और वोकेशनल कोर्सेज को बता सकते हैं स्टूडेंट्स को उनके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट से, और जो भी पैरामीटर्स वो डालेंगे कि उनका इंटरेस्ट है, उनको जॉब चाहिए, तो उसके ऊपर वो प्रोग्राम्स बता सकते हैं। तो इस चीज़ से एआई से काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर्सनलाइज लर्निंग हो सकती है, ट्यूटर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे अब मैंने आपको बताया कि एजुकेटर्स का जो रिपीटेटिव टास्क है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, और डेटा स्मार्ट कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी होगी, रीच होगी, इक्विटी भी हो सकती है क्योंकि देश के कोनों कोनों तक पहुंच सकता है, और डेटा ड्रिवन इंसाइट है। देखिए हम लोग जब भी कहते हैं ना कि अब क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, तो हमें हमें 10वीं कक्षा में हमारे साथ हुआ क्या था कि स्टूडेंट्स की सेग्रीगेशन करा दी गई, है ना। कुछ स्टूडेंट्स को मतलब जो भी एकेडमिकली अच्छे स्टूडेंट थे उनको एक सेक्शन में डाला गया, जो थोड़ा सा एकेडमिकली वीक थे उनको दूसरे सेक्शन में डाला गया, ताकि फोकस जिस किसी सेक्शन पे भी फोकस होना चाहिए, थोड़ा सा टीचर्स उन पे फोकस करे करके। तो आई थिंक एआई कैन डू दिस ऑटोमेटिकली, राइट। इसके अलावा स्किल अलाइनमेंट हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 21वीं सदी में वो एक कहावत आ रही है ना कि टुडे वी डू नॉट नीड अ डिग्री, व्हाट वी नीड इज एम्प्लॉयबल स्किल्स। अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है, तो अगर आपके पास एम्प्लॉयबल स्किल्स है, उस पर भी जॉब मिल सकती है, और एआई ये अचीव कर सकता है। इसके अलावा स्पेशली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एआई टूल्स एम्पावर कर सकते हैं उन्हें, जहाँ पे हम लोग इंक्लूसिविटी ला सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। सर क्या हमारे देश में एआई से जुड़ी हुई चीज़ें आ रही हैं? बिल्कुल आ रही है। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वहाँ पे एआई जो करिकुला जो हमारा रिवैम्प हो रहा है, वो वहाँ पे ऑलरेडी एआई की चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिटरेसी को बढ़ाए, टीचर ट्रेनिंग दे, टीचर्स भी इसको एक्सेप्ट करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अलग अलग जो बोर्ड्स हैं, जैसे कि हमारा सेंट्रल बोर्ड है और स्टेट बोर्ड्स हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट आ चुका है। जैसे आई पर्सनली नो एटलीस्ट हाफ अ डजन पीपल, a couple of my relatives also, जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय पे देयर वाज नो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। आई थिंक एट मोस्ट देयर वाज कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो डेटा साइंस। अभी एआई एक नया ब्रांच ही बन चुका है। तो एआई से जुड़ा हुआ बहुत सारा करिकुलम आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव आ चुका है, जहाँ पे बेसिक एआई लिटरेसी मॉड्यूल्स रोल आउट किए गए हैं नेशनल लेवल पे, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, इवन पेरेंट्स के लिए भी। इसके अलावा पीपीपी मॉडल पे जो नए एडटेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वहाँ पे भी प्रमोट किया जा रहा है। पीपीपी मॉडल पे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा काफ़ी दिया जा रहा है। वी हैव सीन दिस स्पेशली ड्यूरिंग 2020 21 कोविड के ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सर ये चैलेंजेस क्या है इस पर्टिकुलर एरिया में? अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि चैलेंजेस, क्योंकि एआई इज बेस्ड ऑन डेटा, तो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के इश्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे। कहीं ना कहीं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप ज़रूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप मतलब अर्बन एरियाज में फैसिलिटी ज़्यादा है, रूरल एरियाज में कम है। अब रूरल एरियाज में अब एजुकेशन अगर हमें एआई से देना है तो मोबाइल चाहिए, अगर मोबाइल है तो इंटरनेट चाहिए। वन ऑफ द क्लासिक प्रॉब्लम्स दैट आई हैव सीन विद स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आई थिंक फॉर द पास्ट 5 6 7 years आई हैव बीन इन द ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट हमेशा कहते हैं कि सर आपका क्लास सर 1.5 घंटे में ख़त्म करो, 2 घंटे में ख़त्म करो। मैं पूछता हूँ क्यों? बोलते हैं सर मेरे पास 1 ही GB डेटा है और वो ख़त्म हो जाता है, एक क्लास देखने में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये इवन अर्बन अर्बन एरिया का फिनोमेना भी है, जहाँ पे भी ब्रॉडबैंड है, अनलिमिटेड इंटरनेट है, वहाँ पे चल सकता है, लेकिन रूरल एरियाज में क्या ये चलेगा? ये एक चैलेंज ज़रूर है। टीचर्स की ट्रेनिंग, यानी कि सबसे पहले टीचर्स को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा एआई को। तो धीरे धीरे ये जब होगा
तो टीचर ट्रेनिंग, पेरेंट ट्रेनिंग, स्कूल लेवल पे जो बदलाव आना चाहिए वो आना चाहिए। तो स्केलेबिलिटी का कॉस्ट तो है ही, मतलब एआई का कॉस्ट अल्टीमेटली स्टूडेंट्स पे जाएगा, एजुकेशन और भी कॉस्टली हो जाएगा। अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जहाँ पे किसी ने लिखा कि बेंगलुरु में या फिर हैदराबाद में एक साल का एक बच्चे का 3 लाख रुपए फीस है, 1 ईयर का, एंड दैट टू आई थिंक सेकेंड स्टैंडर्ड और फर्स्ट स्टैंडर्ड, आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट, ओके। तो मतलब लाखों में एजुकेशन का फीस जा रहा है इन योर स्कूल्स। किस लेवल पे? पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में। इमेजिन करें आगे चल के क्या होगा। तो कॉस्ट और स्केलेबिलिटी के इशू जरूर आएंगे, क्योंकि एआई के साथ वो कॉस्ट फैक्टर जरूर होगा कि नया डिवाइस लेना है, इंटरनेट चाहिए, और ये इट्स नॉट वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जैसे एक बार आपने डिवाइस खरीद लिया, लेकिन हर महीने का आपका इंटरनेट का कॉस्ट तो है ही, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट तो है ही, उसको चार्ज करना है ही। इसके अलावा दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं अर्ली एज में, स्पेशली अर्ली एज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग ना करें तभी अच्छा रहता है, क्योंकि एजुकेशन में you do understand that there are many countries which do not allow a child to use computer or a laptop or a mobile till they reach a particular age। जैसे हाई स्कूल में इट डज मेक सेंस, लेकिन उससे नीचे वाले लेवल पे इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ह्यूमन कांटेक्ट और ह्यूमन लेवल टीचिंग। तो सोशियो कल्चरल बैरियर्स भी हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एआई के साथ एजुकेशन सेक्टर में ये देखा गया है कि इट कैन लीड टू लॉस ऑफ क्रिएटिविटी। ये तो हम लोगों ने चर्चा भी किया हुआ है। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस इन वन ऑफ द वीडियोस आल्सो। इन वन ऑफ द वीडियोस आई डिड टेल यू ऑफ दैट कि टेस्ट हुआ लोगों पे जिन्होंने एआई का इस्तेमाल किया, जिन्होंने गूगल का इस्तेमाल किया, और जिन्होंने अपने खुद से एस्से लिखा। तो जिन्होंने भी अपने खुद से एस्से लिखा था, दे डिड रियली वेल इन देयर न्यूरल नेटवर्क्स। तो एआई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली अगर अर्ली एज पे हम लोग एआई की अडॉप्शन करें स्कूल में, तो वहां पे लॉस ऑफ क्रिएटिविटी हो सकती है और ओरिजिनल लर्निंग जरूर हैम्पर हो सकती है। ठीक है, तो एआई से क्या हो सकता है? स्टूडेंट शॉर्टकट इस्तेमाल करें। अब बोला, अब टीचर ने ऐसे दिया है, एआई को बोल दिया ऐसे लिखने को, वही ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया, इशू हो जाएगा ना। दैट्स द प्रॉब्लम। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ एआई इन द एजुकेशन सेक्टर। तो इसके इसके अप्रोप्रिएट हमें चेंजेस लाने की जरूरत है। जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, इंश्योर करें कि रूरल एरियाज में आप एजुकेशन में बदलाव लाएं। अगर टीचर ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो इंश्योर करें कि टीचर्स आर ट्रेन्ड। अगर डेटा प्राइवेसी की इश्यूज हैं तो उन्हें एले करें, डेटा को प्रॉपरली सिक्योर रखें। कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है उससे बहुत सारे फियर्स एले हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह के एग्जेम्पशंस दिए गए हैं डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में सरकार को, दोज आर सम एरियाज जहाँ पे हमें वर्क करने की जरूरत है। बाकी आई थिंक वी नीड अ ब्रॉडर पॉलिसी। एक हमें ब्रॉडर पॉलिसी की जरूरत है एजुकेशन सेक्टर में कि एआई का अडॉप्शन, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन किस किस एरिया से करें, या फिर मैं कहूँगा किस साल से करें। जैसे अगर आप मुझे पर्सनल लेवल पे पूछें तो मैं तो कहूँगा कि नर्सरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, एलकेजी, यूकेजी, 7वीं कक्षा तक कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें तो इट वुड बी बेटर इफ इट इज डन इन दी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और दी हाई स्कूल, विच डज मेक सेंस। ओके, अगेन दैट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। ऑल्दो मैं अपने वीडियोस में, अपने डिस्कशन में मेरा पर्सनल बायस बहुत दूर रखता हूँ, लेकिन जब भी थोड़ा सा एजुकेशन और हेल्थ की बातें होती हैं तो आई ट्राई टू गिव माई आइडियाज ऑल्सो। अगेन दिस इज जस्ट माई पर्सनल थॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिस्कशन ऑन एजुकेशन, लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया एआई हर जगह पे पहुंच चुका है, एआई एग्रीकल्चर में भी पहुंच चुका है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट जैसे आई थिंक ड्यूरिंग माई मेंस, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 years बैक, तो आई यूज्ड टू राइट 50% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अभी कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कम हो चुका है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिस्क भी हैं, तो एआई कहीं ना कहीं हमारी मदद जरूर कर सकता है। सर एआई कैसे मदद करेगा? चलिए, एआई के एप्लीकेशन ढेर सारे हो सकते हैं एग्रीकल्चर में। सबसे पहला है प्रिसिजन फार्मिंग और डिसीजन मेकिंग में।
एआई की मदद से, डेटा एनालिसिस की मदद से, एआई बेस्ड टूल्स की मदद से, जैसे कि एआई ड्रोन्स हो गए, सेंसर्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, इन सब के डेटा से, इन सब की मदद से हम लोग पूरे एग्रीकल्चर में एक ऑप्टिमाइजेशन ला सकते हैं, एक डिसीजन मेकिंग मॉडल हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जैसे अब क्लासिकली रिसेंट टाइम में हमारे साथ ही हुआ कि कब सोइंग करें, कि अब बीज बोना है, तो हमें हमें क्वेश्चन आया कि कब बीज बोना है, क्योंकि पहली बारिश जून में आनी थी, थोड़ा सा डिले हुआ, नहीं आई। अब जुलाई में ढेर सारी बारिश हुई, तो इवेंचुअली थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है वो जो कहते हैं ना हम लोग कि सोइंग का सीजन। अगर हम लोग एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करें, एआई बेस्ड डेटा को इस्तेमाल करें, तो आई थिंक वी कैन मैक्सिमाइज द यील्ड्स। और प्रेडिक्टिव एनालिसिस करें हिस्ट्री की डेटा के ऊपर और प्रेजेंट की डेटा के ऊपर, तो हम लोग फोरकास्टिंग अच्छे से कर सकते हैं, जिसका इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट इरिगेशन हम लोग ला सकते हैं वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी पर ड्रॉप मोर क्रॉप का आइडिया है। अगर वहाँ पे हमें वहाँ पे हमें पानी की बचत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, वाटर एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो आई थिंक एआई इंटीग्रेटेड ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कैन हेल्प। अगर कहीं पे लीक है तो जल्दी से लीक डिटेक्शन भी हो जाएगा उसमें, ठीक है। नॉट जस्ट इन दैट, पेस्ट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट भी काफ़ी मदद करेगा। एआई ड्रिवन स्पेशली ड्रोन सर्विलियंस, image recognition patterns, photography analysis that can help in disease and weed management। इसके अलावा मार्केट लिंकेजेस में काफ़ी मदद कर सकता है। अब जैसे रिसेंटली आज ही सुबह आई वॉज चेकिंग फॉर द रेट्स ऑफ सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन, तो सोयाबीन के रेट चाहिए तो एआई चॉटबॉट मिलेगा, पूछे कि किस मार्केट में कितना प्राइस है, इमीडिएटली आंसर्स मिलेंगे, रियल टाइम आंसर्स मिल जाएंगे ना। तो इस तरह की मदद ज़रूर हो सकती है फार्मर्स को। सरकार का ऑलरेडी एक इनिशिएटिव चल रहा है डिजिटल एग्री स्टैक, जहाँ पे वो हर फार्मर का यूनिक आईडी बनाना चाहते हैं। दैट विल हेल्प इन एआई इम्प्लीमेंटेशन इन एग्रीकल्चर। ना सिर्फ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज जैसे लाइफ स्टॉक मॉनिटरिंग है। लाइफ स्टॉक मॉनिटरिंग में किसी भी जानवर का हेल्थ, जो डिसीज हो सकता है, उनकी जो आउटपुट है, जैसे डेयरी आउटपुट है, तो उसको ऑप्टिमाइज करने में हम लोग जरूर मदद ले सकते हैं एआई का। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सप्लाई चेन पोस्ट हार्वेस्ट ऑल्सो इट डज हेल्प यू। अब यहाँ पे अगर इस टॉपिक के बारे में आप मुझसे पूछें, एआई इन एग्रीकल्चर के बारे में, आई ऑलवेज टेल एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन एक होलसम वे में होनी चाहिए। अगर आपने ये जो अभी मैंने 10 मिनट पहले या फिर 5 मिनट पहले कुछ डिस्कशन किया ना, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज याद नहीं है, तब भी एग्रीकल्चर के लिए यू कैन यूज दिस आइडिया वेयर जस्ट थिंक कि एग्रीकल्चर में क्या प्रोसेस चलता है। सबसे पहले जमीन, सो सारी चीज जमीन से शुरू होती है, जमीन, पानी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स। तो जैसे ही आप देखोगे जमीन और पानी, तो थिंक वेयर एआई कैन ब्रिंग चेंज, ठीक है। तो एआई फॉर लैंड मैनेजमेंट, एआई फॉर वाटर मैनेजमेंट, एआई फॉर क्रॉप मैनेजमेंट, एंड अल्टीमेटली क्रॉप जब कटेगी, हार्वेस्ट होगा, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करें, तो हर एक जगह पे एआई किस तरह से मदद कर सकता है, आप ये भी लिख सकते हो इन जनरल। अगर आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्रेमिंग अ वेरी गुड आंसर। देयर इज नो नीड ऑफ इवन गोइंग थ्रू दिस डेटा आल्सो, ठीक है। अब इसके बेनिफिट तो काफ़ी होंगे, जैसे बहुत ही कॉमन नॉलेज हो गई कि सर एआई का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग जो भी इनपुट्स होंगे उन्हें ऑप्टिमाइज वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ सकती है, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करेंगे, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करेंगे, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जहां कहीं पे भी, ऑफ कोर्स अब आपको ये तो समझना है कि मैनुअल जो लेबर है, वो जो रिपीटेटिव टास्क है, वो हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वी डू नीड सम अमाउंट ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर। बट जितना हो सकता है उतना ऑटोमेशन करेंगे तो फार्मर्स को जरूर मदद मिल सकती है। लेकिन इस एरिया में भी ढेर सारे चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस थोड़ी देर में देखते हैं, बट बिफोर दैट व्हाट आर वी डूइंग, सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर योर आंसर राइटिंग। हमारे देश में नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है, जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है टू डिटेक्ट पेस्ट्स एंड डिसीजेस एंड इशू टाइमली अलर्ट्स टू पीपल। एआई एआई से जुड़े हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुके हैं। सरकार सपोर्ट कर रही है एआई रिसर्च को, जो एग्रीकल्चर में आएंगे। अलग अलग पायलट प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स। माइक्रोसॉफ्ट और बारामती ट्रस्ट मिलकर
प्रोजेक्ट फार्म वर्ब्स रन कर चुके हैं जहां पे यील्ड 40% बढ़ा चुके हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 25% कम हो कर चुके हैं, पानी का इस्तेमाल आधा किया हुआ है। अब इसको शुरुआती दौर में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लाया गया है जहां पे एआई की मदद से फार्मर्स को इनपुट दिया जा रहा है। सिमिलरली तेलंगाना में सागु बागु है। अब सागु बागु है, ये है एआई पावर्ड डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स जो डेटा एनालिसिस की बेसिस के ऊपर फार्मर्स को इनपुट दिया जाएगा, जहां पे चिली फार्मर्स को सागु सागु बागु मतलब आप जानते हो बागु मतलब पार्क, बागु मतलब लैंड बेसिकली जहां पे आप कल्टीवेशन करते हो। चिली फार्मर्स को यहाँ पे काफी मदद मिली हुई है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट को लाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग और भी दे सकते हैं यहाँ पे, देयर कैन बी सो मेनी अदर एग्जांपल्स फॉर श्योर। बट चैलेंजेस ढेर सारे होंगे एआई इन एग्रीकल्चर, स्पेशली मैं कहूँगा फार्मर्स से जुड़ा हुआ। जब भी हम लोग बात करेंगे तो हमारे देश में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, डिजिटल लिटरेसी का रेट भी बहुत गैप वाला मिलेगा आपको अर्बन एरिया और रूरल एरिया में। तो इंटरनेट का एक्सेस हो गया, स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन हो गया, डिजिटल लिटरेसी के इश्यूज हो गए, जब तक ये बढ़ेंगे नहीं तब तक फार्मर तक ये चीज़ें पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। अगर पहुंच भी रही होंगी तो वहां पे हम लोग फिर से वो इनइक्विटी की बात कर सकते हैं, जहां पे बिग फार्मर्स तक ये पहुंच सकता है, स्मॉल फार्मर्स तक ये नहीं पहुंचा हुआ है करके। ठीक है, तो स्किल का गैप जरूर होगा क्योंकि फार्मर्स को ट्रेन करना पड़ेगा हर एक चीज पे। अब मुझे आप सिंपल से चीज बताइए, कितने लोगों को, कितने फार्मर्स को आपने देखा है जिनके पास ड्रोन है? आई थिंक आई हैव सीन वन। ठीक है, अभी तक। सो देर इज एन इशू अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि एग्रीकल्चर में ऑलरेडी देखिए बहुत ही मैं कहूँगा स्ट्रेस्ड एक सेक्टर है, क्योंकि स्पेशली जिस तरह की लैंड फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है, आपके पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत सारे मिलेंगे, उनको ऑलरेडी इनपुट कॉस्ट बहुत ही हाई पड़ता है। सीड्स खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, हर्बिसाइड खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, सभी में आपको क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एआई इंटरवेंशन की, तो हाई कॉस्ट तो लगेगा है ना। इसके अलावा ऑफ कोर्स डेटा क्वालिटी, डेटा प्राइवेसी के इश्यूज हैं। एंड अगेन वी डू नीड प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगेन वी नीड एथिकल एआई इंटरवेंशंस, जहाँ पे इंक्लूसिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया में फॉर एग्रीकल्चर। ऑलराइट, आगे बढ़े। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा आंसर राइटिंग के लिए। आई हैव टू गिव यू सम सजेशंस फॉर एआई इन एग्रीकल्चर। शायद आप अपने आंसर राइटिंग में सजेस्ट कर सकते हो, वी वी माइट नीड अ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इन फ्यूचर, जहाँ पे सेपरेट मिशन विथ सेपरेट फंडिंग एंड एलोकेशन, स्पेसिफिक एग्री एआई सब्सिडीज लाई जा सकती हैं। अब यहाँ पे आप मुझे काउंटर भी कर सकते हो, लेकिन इसको सजेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है इन आंसर्स, क्योंकि फार्मर्स आर नीडेड हमारे देश के लिए, हमारे अन्नदाता है हम लोग कहते हैं फार्मर्स। ऑफ कोर्स बहुत सारी सब्सिडी जाती है, जब भी हम लोग सब्सिडीज की बात करते हैं इकोनॉमी के एंगल से, वी टॉक अबाउट दी फर्टिलाइजर सब्सिडी, क्रेडिट सब्सिडीज, बहुत सारी सब्सिडीज जाती हैं फार्मर्स को। बट अगर एआई की अडॉप्शन चाहिए जहाँ पे हाई कॉस्ट है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक सब्सिडीज दी जा सकती है। साथ ही साथ हमारे देश में हर एक जिले में एक एआई फार्मर ट्रेनिंग सेंटर जरूर बनना चाहिए, क्योंकि अगर एआई की अडॉप्शन करनी है तो फार्मर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर फार्मर्स को ट्रेन करना है तो ट्रेनिंग सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इस एरिया में ओपन और इंक्लूसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर एआई की ट्रेनिंग भी जा रही है तो इट कैनॉट बी वन साइज फिट्स ऑल, क्योंकि जब भी हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर डिफरेंट एरियाज इन आवर कंट्री विच नीड डिफरेंट सॉल्यूशंस। कहीं पे राइस बेस्ड सोल्यूशन चाहिए, कहीं पे वीट बेस्ड सोल्यूशन चाहिए, कहीं पे मिलेट बेस्ड सोल्यूशन चाहिए, कहीं पे शुगर केन बेस्ड सोल्यूशन चाहिए। तो वी नीड सॉल्यूशंस फॉर लोकल क्रॉप्स इन लोकल लैंग्वेजेस, लोकल सॉल्यूशंस, राइट। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम लोग एआई की बात करेंगे तो आगे जब भी एआई की पॉलिसी आएगी, एआई एग्रीकल्चर पॉलिसी, एआई एग्रीकल्चर मिशन, सो इट हैज टू tailor the needs, or it has to be tailored according to needs of local population in our country। ठीक है, राइट, चलिए। सो एआई इन एग्रीकल्चर के बाद आगे बढ़ते हैं एआई इन सोशल मीडिया के बारे में। अब सोशल मीडिया से भी ज्यादा मैं कहूंगा एआई इन सर्विलेंस और सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कैसे
कंटेंट जनरेशन में, कंटेंट मॉडरेशन में, यूजर एक्सपीरियंस में। जैसे आपने देखा होगा एआई का इस्तेमाल ये बड़े बड़े टेक कंपनीज करते ही है ना। फॉर एग्जांपल गूगल है। अब गूगल कैसे करता है, जैसे मैं एक वीडियो क्लिक करूंगा, जैसे आपने देखा होगा, अगर क्योंकि मेरा नया चैनल है तो आपने अगर गलती से मेरा वीडियो देख लिया, अगेन आई रिपीट, आपने अगर गलती से मेरा वीडियो देखा हुआ है तो अगली बार भी आपको वो सजेस्ट करेगा। कैसे कर रहा है, बेस्ड ऑन द एआई एल्गोरिथम्स इटसेल्फ। तो सोशल मीडिया में हम लोग काफी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर दैट, इवन फॉर सर्विलेंस, क्योंकि सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है। ठीक है, क्यों दोधारी तलवार है, रीच तो ज्यादा बढ़ सकती है लेकिन एनोनिमिटी हो गई, मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, फेक इन्फॉर्मेशन हो गया, इन सब चीजों से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सोशल मीडिया में एआई का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, सबसे पहले कंटेंट पर्सनलाइजेशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी ये होता है, एआई एल्गोरिथम्स एनालाइज करते हैं आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आप जिस वीडियो को प्रेफर करते हो, जिस कंटेंट को प्रेफर करते हो, आपको उसी तरह का कंटेंट दिखाएगा। जैसे आई रिमेम्बर रिसेंटली एक एक क्रिकेट मैच हुआ था, तो मुझे यूट्यूब ने मुझे 5 साल पुराना क्रिकेट मैच दिखाया और मैंने उस वीडियो को देखा भी। सो आई वाज जस्ट रियलाइजिंग ओके, कंटेंट पर्सनलाइजेशन डज वर्क। ओके, इंटरेस्टिंग। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन और मॉडरेशन में भी काफी इस्तेमाल हो सकता है। आजकल जैसे एआई के टूल्स आ रहे हैं इमेजेस बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, टेक्स्ट बनाने के लिए, तो इससे धीरे धीरे कंटेंट जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन में काफी ज्यादा एक प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही साथ ऑटोमेटेड मॉडरेशन कर सकते हैं। जैसे किसी ने समझ लो फेक न्यूज डाला, कोई स्पैम चीज है, कोई हेट स्पीच है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसको ऑटोमेटिकली एआई हटा दे या फिर ऑटोमेटिकली उसको फ्लैग करे। आई थिंक इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी, स्पेशली ऑन एक्स, फॉर्मली कॉल्ड ट्विटर, जहां पे अगर समझ लीजिए कोई वीडियो होस्ट किया गया और कैप्शन कुछ और है, तो जो ग्रॉक है वो खुद ही उस चीज को बता देगा कि वीडियो का कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत देखा, जहां पे पाकिस्तान की तरफ से फॉल्स प्रोपेगेंडा हो रहा था, अलग अलग वीडियोस आ रहे थे, तो उसके ऊपर क्लैरिटी मिल जाएगी। सो कंटेंट मॉडरेशन, यस। सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस एंड सर्वेलेंस मैं कहूँगा दोनों बहुत ही एक कॉमन थ्रेड में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जिस किसी चीज का भी आजकल देखिए, कोई भी वीडियो, कोई भी कमेंट, कोई भी पोस्ट, कोई भी पिक्चर काफी जल्दी वायरल हो जाती है। अब उससे पता चलता है कि पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है। इसके बेसिस के ऊपर हम लोग सर्वेलेंस भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर समझ लीजिए कोई वीडियो है जो कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने के लिए पोस्ट किया गया और उसके प्रति पब्लिक सेंटिमेंट काफी ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो रहा है, तो सरकार इमीडिएटली एक्शन ले सकती है, उस तरह के डेटा को स्टॉप कर सकती है। इस तरह के एक्शंस हम लोग जरूर ले सकते हैं। सो सर्वेलेंस कैन बी डन ऑन सोशल मीडिया, राइट। तो ये अब आप देख सकते हो, आई थिंक रिसेंट का ही मुझे एग्जांपल याद आ रहा है। आई थिंक किस बैंक के साथ हुआ था वो, कुछ दिनों पहले आईसीआईसीआई बैंक ने अपना अपेरेंटली जो मिनिमम बैलेंस होता है उसको बढ़ाया। सोशल मीडिया पे जैसे ही एक आक्रोश जागा, तो धीरे से उनकी पॉलिसी भी चेंज हुई। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल जिससे आप समझ सकते हो कि सर्वेलेंस हम लोग कर सकते हैं। सरकार की बात करो, सरकार कैन डू सर्वेलेंस ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पे सीसीटीवी का जो इंफॉर्मेशन है एआई के बेसिस पे एनालाइज करें। फेशियल रिकग्निशन के टूल्स भी आ चुके हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे हम लोग सेफ्टी, स्पेशली वुमेन सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेटेड एविडेंस एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया। अलग अलग सर्विलेंस फुटेज, क्राइम पैटर्न एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए, जैसे बसेस में हो गए, ट्रेन्स में हो गया, आपके जो पब्लिक स्पेसेस है वहां पे मॉनिटरिंग जरूर की जा सकती है। नॉट जस्ट सोशल मीडिया बट इन जनरल सर्वेलेंस ऑल्सो फॉर सिक्योरिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, देखिए ढेर सारे बेनिफिट्स तो हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस हो रही है, सरकार ज़्यादा एफिशिएंट बन रही है, इफेक्टिव बन रही है। देयर वुड बी पब्लिक सेफ्टी, यस। बट अगेन इसके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम लोग चैलेंजेस की बात करेंगे तो कहाँ पे रुकोगे, हम लोग ऑलरेडी डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं ना। तो सरकार अगर सोशल मीडिया को भी सर्वेलेंस करेगी तो कहाँ पे रुकेगी, राइट। अगर एक्सपेंसिव सर्वेलेंस हुआ तो इंसान का इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट कहाँ पे है। ऑल्दो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, लेकिन डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में ही इतने सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं सरकार को, जो
कहीं ना कहीं ऑलरेडी राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करते हैं। हमारे देश में कोई स्पेसिफिक एआई से जुड़ा हुआ एक्ट या फिर लॉ नहीं है। हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी है सन 2000 का है, उसके अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अभी बदलाव की जरूरत है। अगर देखिए सोशल मीडिया के ऊपर कर्व करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता है। आपने इस तरह के इंसिडेंसेस जरूर देखे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर इवन पैरोडी अकाउंट्स के ऊपर भी एफआईआर फाइल किए हुए हैं। जैसे किसी ने एक पोस्ट किया योगी आदित्यनाथ पे, किसी ने पोस्ट किया ममता बनर्जी पे, तो पुलिस हैव फाइल्ड एफआईआर अगेंस्ट दैट बेस्ड ऑन सोशल मीडिया स्टफ आल्सो। इसके अलावा जब हम लोग सर्वेलेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बायस जरूर आ सकता है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो एआई में जो ह्यूमन बायस है वो एआई में चला जाएगा। ब्लैक्स वर्सेस वाइट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो कई बार होता क्या है कि जैसे इस बायस की वजह से, इस एरर की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा की एनालिसिस की, आपको याद होगा सैफ अली खान के ऊपर किसी ने अटैक किया, तो उस व्यक्ति का जो फोटो आया उसको सीसीटीवी में कैप्चर किया गया और उसको अपेरेंटली पुलिस ने रन किया फेशियल रिकग्निशन से और उन्होंने अरेस्ट किया एक एक व्यक्ति को जो अपना इंटरव्यू देने जा रहा था। तो जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दिस कि हाउ एआई और हाउ दिस टेक्नोलॉजी कैन लीड टू एरर्स ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा ऑफ कोर्स एआई के बेसिस के ऊपर अगर सर्वेलेंस करोगे तो जनता का ट्रस्ट जरूर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि एआई मॉडल्स एआई मॉडल्स के ऊपर कहीं ना कहीं ओवरसाइट की जरूरत है। ये मैंने आपको बताया कि अ, सरकार को भी बहुत ज्यादा पावर देते हैं, तो राइट टू प्राइवेसी की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, है ना। इश्यूज तो हैं, दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट, बट अगेन वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दीज इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर यूज। मैं कहूँगा यूरोपियन यूनियन के जो डेटा प्राइवेसी के नॉर्म्स है, जो उनके सोशल मीडिया सर्वेलेंस के जो नॉर्म्स है, कहीं ना कहीं उन्हें रेप्लिकेट करने की जरूरत है। मैंने कहूँगा ब्लाइंडली रेप्लिकेट करें, बट आई थिंक लर्निंग फ्रॉम बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस एंड मोल्डिंग देम अकॉर्डिंग टू आर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द एआई इन सोशल मीडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एआई इन फाइनेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर भी काफी ज्यादा एक ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ला चुका है। आरबीआई हो, दूसरे रेगुलेटर्स हो, सेबी हो, हमारे फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए अलग अलग रेगुलेटर्स कहीं ना कहीं एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई से जुड़े हुए नॉर्म्स ला रहे हैं, एआई से जुड़े हुए गाइडलाइंस ला रहे हैं। तो किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है फाइनेंस में और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में? सबसे पहले एक एक फायदा या फिर एक एप्लीकेशन जरूर हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर सर्विस एंड पर्सनलाइजेशन, और ये ऑलरेडी हो चुका है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हर एक बैंक का जो मॉडल अभी आ चुका है, वहां पे मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव चैटबॉट्स, दे हैव वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो जो कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं वो एक बैक स्टेप ले चुका है। मैं कहूँगा धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहा है। बहुत ही क्रिटिकल एरियाज में यू हैव कॉल सेंटर्स एंड यू हैव कॉल सेंटर एजेंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, इवन बैंकिंग, इवन फाइनेंस, दे हैव गॉट दीज चैटबॉट्स। आई थिंक आईसीआईसीआई का एक चैटबॉट है, किसी का एक, आई थिंक एसबीआई का ईला करके एक चैटबॉट है। देयर आर सो मेनी चैटबॉट्स दैट हैव कम। इसके अलावा फाइनेंस में एआई कैन हेल्प विथ क्रेडिट असेसमेंट। आप जानते हो कि फाइनेंस के लिए, बिजनेस के लिए लोन अप्रूव करना होता है, तो एलिजिबल व्यक्ति को लोन देना है नहीं देना है, उसका क्रेडिट स्कोर किस तरह से होगा, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री किस तरह से है, तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए कहीं ना कहीं एआई ड्रिवन क्रेडिट स्कोरिंग हम लोग कर सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स हो गए, एआई एल्गोरिथम्स हो गए, फ्रॉड एक्टिविटी को हाईलाइट करने के लिए, और ये ऑलरेडी बैंकिंग में आ चुका है। आपने देखा होगा जब भी कोई बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक डबल सिक्योरिटी वाला फिर डबल ओटीपी वाली चीज आ जाती है। हाउ एवरीथिंग बेस्ड ऑन एआई। समझ लीजिए आप नॉर्मली अपने फोन पे ट्रांजैक्शन करते हो किसी एक लोकेशन से, सडनली किसी और जगह से हो रहा है तो एक हाईलाइट जरूर हो जाएगा। तो इस तरह की फ्लैगिंग चीजें हो रही हैं फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। आरबीआई का ऑलरेडी म्यूल हंटर आरबीआई इस्तेमाल करता है, रियल टाइम ई सर्वेलेंस करते हैं ऑन म्यूल अकाउंट, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो म्यूल अकाउंट इस्तेमाल होते हैं उसको भी रोकने के लिए अलग अलग चीजें आ चुकी हैं।
रिस्क असेसमेंट और कंप्लायंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइमली केवाईसी की बातें आ रही है, आप जानते हो कि एआई के बेसिस के ऊपर ही आपको ईमेल्स आ जाते हैं। आई थिंक आई हैव रिसीव्ड ई केवाईसी ईमेल्स मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, जहाँ पे कहा जाता है कि इस तारीख तक कर दीजिएगा, कंप्लायंस करना है। तो अगेन मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स regarding e-KYC, regarding risk assessment, they can be done through AI. अपार्ट फ्रॉम दैट एआई और फाइनेंस में, स्पेशली हमारे शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट्स में, एआई कैन एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स, और जिसके बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर इनपुट मिल सकती है, आपको इन्वेस्टमेंट की आपको सजेशंस मिल सकती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बैक ऑफिस ऑटोमेशन तो हो ही जाएगा, जैसे फाइनेंस सेक्टर में एआई कैन ऑटोमेट योर इनवॉइस, योर प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ऑफ कोर्स इन सब का एक फ्लिप साइड आप देख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जरूर एक इम्पैक्ट पड़ता है, बट दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन फाइनेंस, जिसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम लोग देखें एआई का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएंगे, जल्दी से डिसीजन ली जा सकती है, सिक्योरिटी एनहांस्ड हो जाएगी, फ्रॉड प्रिवेंट किए जा सकते हैं, बेटर कंप्लायंस होगी, और डेटा ड्रिवन एनालिसिस तो कर ही रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इसके भी फ्लिप साइड है। बट फ्लिप साइड जानने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हमारे देश में किस तरह के स्टेप्स आ चुके हैं एआई इन फाइनेंस के ऊपर। देखिए, आरबीआई की जो एआई कमेटी थी, उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस में कम से कम 26 रिकमेंडेशन आ चुके हैं, जहां पे एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर स्टैंडर्ड्स, फॉर ऑडिट गाइडेंस, फॉर फंड डेवलपमेंट। एंड आरबीआई ने नेशनल फ्रेमवर्क को ही प्रपोज किया है, जहां पे एआई, एथिकल एआई को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हो कि वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया में डिजिटल फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फेसेट। यहाँ पे हमारा फ्री एआई इनिशिएटिव भी है, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल, एक्सप्लेनेबल एंड एफिशिएंट एआई इन फाइनेंस, दिस इज ऑल्सो अनदर इनिशिएटिव फ्रॉम आरबीआई। अलग अलग जो रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे कि सेबी हो गया, आईआरडीए हो गया, तो ये इन लोगों ने अपने स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी बनाए हुए कि एआई को किस तरह से अडॉप्ट करना है। हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल है, उन्होंने भी एआई मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और उसकी अडॉप्शन के ऊपर जरूर रिकमेंडेशन दी हुई है। उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, उसके रिस्क क्या हो सकते हैं, सिस्टम को हम लोग और रेजिलिएंट कैसे बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़रूर इनपुट दी हुई है। ठीक है। इसके अलावा चैलेंजेस, अगेन यू हैव, जैसे मैंने आपको बताया ना, चैलेंजेस कैन बी मल्टीपल टाइम्स सेम, स्पेशली फाइनेंस में तो यू हैव इशू ऑफ डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। किसी को नहीं चाहिए कि उनके अकाउंट में कितना पैसा हो दूसरों को पता चले, राइट। यू ऑल नो अबाउट दैट, राइट। तो डेटा प्राइवेसी इज देयर, कि सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा को हम लोग कैसे हैंडल करें, एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड डेटा होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी की इश्यूज है, क्योंकि एआई के पास, एआई रन्स ऑन डेटा, तो अगर डेटा के ऊपर रन करे तो डेटा ब्रीच ना हो, साइबर सिक्योरिटी की इश्यूज ना हो। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज जरूर आ जाते हैं, कि जिस तरह की एआई के डिसीजन मेकिंग मॉडल्स हैं, जैसे समझ लीजिए अब क्रेडिट एनालिसिस पे आ गया, तो कई बार क्रेडिट एनालिसिस के लिए किस तरह से किसी व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया, वी डू नॉट नो दैट। दी ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ एआई, इट सिंपली टेक्स अप डेटा। अब कोई व्यक्ति है जिसको लोन चाहिए, समझ लीजिए उसने मल्टीपल ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट से किए हैं, कहीं से उधार लेके मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर दिए हैं, ताकि उसका अकाउंट एआई में, उसका अकाउंट या फिर उसके आईडी पे ये आ जाए कि हाँ भैया इसको लोन मिल सकता है। तो एक बार लोन ले लिया, फिर बाद में एनपीए बन जाएगा, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू एआई वर्कफोर्स। हमारे देश में टेक वर्कफोर्स जो एआई का है वो कहीं ना कहीं कम है, और बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में और भी कम है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट आई थिंक we can expect AI will be a big game changer in Indian financial scenario for sure, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। AI इन फाइनेंस के बाद ऑफ कोर्स AI इन डिफेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि पिछले, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैं आपको बता रहा था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा है, स्पेशली ड्यूरिंग मे, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस समय पे हम लोगों ने देखा कि जो 4 दिनों का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें एआई का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चल रही थी, है ना। तो यहाँ पे एआई डिफेंस
के ऊपर, एआई इन डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में इमीडिएट बैटलफील्ड डिसीजन लेना है तो डेटा के बेसिस पे ले रहे हैं। कंटिन्यूस सर्वेलेंस की जरूरत है, जिसको हम लोग आईएसआर ऑपरेशन कहते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्नाइजेंस जिसको हम लोग कहते हैं आईएसआर, कंटिन्यूसली थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली हो रहा है। तो इन सब चीजों में एआई का इस्तेमाल जरूर हो रहा है। सर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आईएसआर में, इंफॉर्मेशन या फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग हम लोग कहते हैं, सर्वेलेंस और रिकॉग्नाइजेंस में ढेर सारे एआई पावर्ड सिस्टम्स आ चुके हैं। हम लोग इसके ऊपर मल्टीपल डिस्कशंस भी कर चुके हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा हमारा जो पार्ट 2 था, इट वाज ऑन ड्रोन वॉरफेयर, उसके अंदर से बहुत सारे पॉइंटर्स आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एआई पावर्ड सिस्टम्स है, ड्रोन है, सैटेलाइट से, ग्राउंड सेंसर से, उनका इस्तेमाल हो रहा है फॉर आईएसआर ऑपरेशंस। हमारा प्रोजेक्ट सीकर है जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया इस चीज के लिए। ऑटोनोमस सिस्टम्स बन चुके हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आ चुके हैं, एआई ड्रिवन ड्रोन्स, एआई ड्रिवन ऑटोनोमस व्हीकल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमारा इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, डी4 सिस्टम है, रुद्रास्त्र सिस्टम है, कुछ एग्जांपल्स है। साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। एआई इमीडिएट डिटेक्ट कर सकता है कि कोई साइबर थ्रेट हो रहा है क्या, किसी मिलिट्री नेटवर्क पे हैकिंग हो रही है क्या, इज देयर एनी malware प्रॉब्लम विद द डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको काउंटर करने के लिए भी इस्तेमाल किया सकता है। ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में भी हम लोग इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हम लोग यूज कर रहे हैं, दे कैन बी यूज टू डेवलप प्रोटेक्टिव साइबर स्ट्रेटजीज, जिसमें मैंने बताया बोथ फॉर ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव सिस्टम्स वी कैन यूज एआई। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिसीजन सपोर्ट के लिए देखिए, जब भी लड़ाई हो रही है तो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। रियल टाइम बैटलफील्ड की इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलेगी तो किस तरह के लॉजिस्टिक्स हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, किस तरह की फोर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आजकल आजकल जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही चल रहा है, तो कहीं पे भी अटैक हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी ड्रॉप अ मिसाइल, तो उस मिसाइल ने कितना डिस्ट्रक्शन किया उसकी भी पुष्टि चाहिए, उसकी भी इमेजेस की जरूरत पड़ती है। तो ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए, डिसीजन सपोर्ट के लिए ये एआई का जरूर इस्तेमाल हो सकता है। टूल्स लाइक सिचुएशनल अवेयरनेस मॉड्यूल, दे प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर फॉर डिसीजन मेकिंग। इनफैक्ट आपने जरूर सुना होगा हमारा संजय सिस्टम, संजय नेम आफ्टर दी महाभारत कैरेक्टर संजय, हु वाज डिस्क्राइबिंग, संजय आपको पता है ना, संजय धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत की जो जो विजुअलाइजेशन थी वो सुना रहे थे। तो संजय के नाम पे ही हमारा आईएसआर सिस्टम बना हुआ है, जो अगेन एडवांस सेंसर्स, एडवांस ड्रोन्स, एडवांस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकता है। इसके अलावा एआई पावर्ड सिमुलेटर्स हो सकते हैं, जहां पे हम लोग रियल अडेप्टिव ट्रेनिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं एआई का इस्तेमाल करके। और जो गॉगल्स होते हैं ना, वीआर गॉगल्स, उनका इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह की बैटल रेडीनेस या फिर ट्रेनिंग जरूर दे सकते हैं हमारे फोर्सेस को। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, एआई की मदद से हम लोग मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स भी अच्छे से रख सकते हैं। सेंसर्स का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, कौन सी इक्विपमेंट है, कितनी लॉजिस्टिकल चीज़ों का ज़रूरत है, कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों को हम लोग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, हमारी सप्लाई चेन को हम लोग अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। तो ओवरऑल एआई के बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, बहुत सारा सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि एआई की मदद से हमारी एक तो ऑपरेशनल सुपीरियरिटी बढ़ जाएगी, जल्दी से हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, रियल टाइम अवेयरनेस होगी। इसको हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। एआई क्या करेगा, इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो दुश्मन ने ड्रोन भी गिरा दिया तो वो ड्रोन गया ना, किसी सोल्जर की डेथ नहीं हुई, कोई सोल्जर शहीद नहीं हुआ है। हम लोग हमारे ट्रूप्स की कैजुअलिटीज रिड्यूस कर सकते हैं, ट्रूप्स की कैजुअलिटीज को स्टॉप कर सकते हैं। जहां पे भी हाई रिस्क एक्शन या फिर हाई रिस्क इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, ड्रोन को भेजिएगा, है ना। कोई रिपीटेटिव टास्क है, वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल कीजिएगा, वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। एनहांस सिक्योरिटी भी हो सकती है। एआई हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कम्युनिकेशन सेंटर्स को, हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है। और ऑफ कोर्स अगर हमारा खुद का एआई है तो हम आत्मनिर्भर जरूर बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है अगर आत्मनिर्भर बनना है, स्पेशली डिफेंस में। ठीक है, तो क्या चैलेंजेस थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन क्या हम लोग एआई को एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स पे? एब्सोल्युटली यस। 2022 से कम 75 प्रायोरिटी एआई प्रोजेक्ट्स भारत लॉन्च कर चुका है।
साइबर सिक्योरिटी में, एनालिटिक्स में, ISR ऑपरेशंस में। हमारी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी बन चुकी है। देयर इज डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल, जिसको चेयर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर। हमारा डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी बना हुआ है, जो AI सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करने में मदद करता है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस को। हमारे AI एप्लीकेशन सेंटर बने हुए हैं, जैसे कि आर्मी का MCTE मो है, नेवी का INS वलसुरा है, एयरफोर्स का राजौरी है। हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो 100 करोड़ से भी ज्यादा डेडिकेटेड AI R&D और उसके डिप्लॉयमेंट के ऊपर डिफेंस सेक्टर में उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। 100 करोड़ से भी ज्यादा उसको फंडिंग मिल चुकी है। हमारे देश की बात करें तो हम लोग PPP बेसिस पे स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, वायबिलिटी फंडिंग दे रहे हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं US के साथ, इसराइल के साथ, जापान के साथ, ताकि हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो और हम लोग दूसरों पे कम निर्भर हो। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशन इन R&D, नॉट एग्जैक्टली इंपोर्ट्स। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा है होपफुली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस तो फिर से चैलेंजेस आर गैलोर, यू डू अंडरस्टैंड देयर आर मेनी चैलेंजेस। सबसे पहले मैं कहूंगा टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है हमारे पास, रिसोर्स की चैलेंज है, मतलब टेक्नोलॉजी की कमी और पैसों की कमी। जितना फंडिंग, अब यहाँ पे मैंने आपको 100 करोड़ रुपए बताया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए AI पे डाल रहा है डिफेंस में। वही अगर आप US की बात करें, चाइना की बात करें, दे एक्सीड दैट इन आई वुड से बिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट। स्किल गैप है हमारे पास, स्किलिंग करने की जरूरत है इन डिफेंस पर्सनल लीडरशिप जो AI को एक्सेप्ट करे। नॉट जस्ट इन दैट, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, नॉलेज बिल्डिंग की जरूरत है एट ऑल द लेवल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू हैव एन इशू ऑफ एथिकल रिस्क, क्योंकि हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं, AI या फिर ऑटोनमस वेपन सिस्टम जो है, अगर समझ लीजिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो क्या करेगा। इस तरह के एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे हैं, स्पेशली इथियोपिया में, जहां पे ऑटोनमस सिस्टम्स ने, ऑपोजिट के फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद भी ऑटोनमस वेपन्स ने अपोजिशन की जो फोर्सेस है उनको मार गिराया, राइट। दैट क्रिएट्स एथिकल प्रॉब्लम्स फॉर श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास, जैसे अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी का, जो पुराना टेक्नोलॉजी है हमारे पास उसको AI के साथ इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। दैट प्रोजेस अ टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन वी डू हैव अ लॉट ऑफ डेटा एंड साइबर वल्नरेबिलिटीज। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग AI की बात करते हैं तो AI में यू नीड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, यू नीड सेंसर्स, यू नीड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेटअप, माइक्रो कंट्रोलर्स, AI प्रोग्राम्स। इन सब का कहीं ना कहीं इंपोर्ट होता है। अगर आप देखिए इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अभी बहुत नेसेंट है और उसके लिए भारत सरकार काफी काम कर रही है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ एक PDF शेयर करूंगा जहां पे भारत सरकार AI में क्या क्या कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। एज पर दी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB का एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूंगा, 6 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, जो मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन के साथ आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। जहां पे सरकार ने ये एक्नॉलेज किया हुआ है कि कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हमारे पास थोड़ा शॉर्टेज है, कमी है, धीरे धीरे अभी बिल्ड हो रहा है, 6 यूनिट्स आ रहे हैं इंडिया में, बट स्टिल if we rely on imports for building the AI setup, that itself is a challenge है ना। तो वही खुद हमारे लिए vulnerability ज्यादा बढ़ाता है कि जो कोर चीजें हैं वही हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, उसके ऊपर AI बिल्ड कर रहे हैं या फिर उसके बेसिस के ऊपर AI algorithms बिल्ड कर रहे हैं। that creates a challenge, right? So these are some of the issues that we have in terms of यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। तो इन्हें रिजॉल्व करने की कहीं ना कहीं जरूरत है हमें, एंड लेट्स होप दैट इन द अपकमिंग ईयर्स वी डू इट। ठीक है, चलिए AI इन डिफेंस के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, AI एंड रेगुलेटरी चैलेंज। अभी किसी सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, आई थिंक दीज आर द सेक्टर्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। नाउ आई एम डिस्कसिंग सम टॉपिक्स इन जनरल विद AI, जैसे कि AI के साथ रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या है, और AI से जुड़े हुए और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि AI और डिप्लोमेसी के एंगल हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट AI एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस। आप जानते हैं कि AI की डेवलपमेंट ना सिर्फ इंडिया में लेकिन पूरे विश्व में ही जिस स्तर पे, जिस रेट पे चल रही है, उसकी रेगुलेटरी चैलेंजेस भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फील की जा रही है। इंडिया में
अभी फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये ना सिर्फ इंडिया के लिए ट्रू है, बट मैं कहूँगा पूरे विश्व के लिए ही ये एक चैलेंज बन चुका है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि डेटा प्राइवेसी का इशू है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बायस होगा, जैसे ह्यूमन बायस जो है वही बायस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जाएगा उसके ऊपर इश्यूज है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की इश्यूज है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अब एआई ने कोई डिसीजन लिया हुआ है और उस डिसीजन का कोई विपरीत रिजल्ट आया है, कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो गई, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई नुकसान हुआ, तो लायबिलिटी किसकी होगी, जो एआई ने डेवलप किया है या फिर जिस किसी ने उस एआई को डेवलप किया है या जिस किसी ने इस्तेमाल किया है, या फिर एआई की। ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ एआई एल्गोरिथम्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सिविल लिबर्टी की वायलेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू आता है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशली राइट टू प्राइवेसी। आज एआई की वजह से कंटिन्यूअसली हमारे अधिकार वायलेट होते रहते हैं। देयर इज नो राइट टू प्राइवेसी लेफ्ट, स्पेशली इन द इंटरनेट डोमेन। हमारे डिजिटल लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं बची हुई है। अब इस सूरत में एआई को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कई सारे डिबेट्स चलते हैं। एक प्रेडोमिनेंट डिबेट है जहां पे दो स्कूल्स बने हुए हैं। एक कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव, यानी कि जो पूरे विश्व को बदल देगा। दूसरा कहता है कि एआई इज गोइंग टू लीड टू डूम्सडे, यानी कि एआई की वजह से अल्टीमेटली हम सभी के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर एक चैलेंज आ सकता है। अब इस चीज के लिए एआई को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन किस तरह की रेगुलेशन होनी चाहिए, एथिकल एआई किस तरह से डेवलपमेंट करनी चाहिए, उससे जुड़े हुए रेगुलेटरी चैलेंजेस हर जगह पे फील किए जा रहे हैं। क्या रेगुलेटरी चैलेंजेस है? सबसे पहले हमारे देश की बात करता हूं। हमारे देश में कोई कॉम्प्रिहेंसिव एआई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है। हाँ, हमारे देश में 2023 में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जरूर आ चुका है, जो मोर और लेस काफी अच्छे प्रोविजंस ला है विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल डेटा और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। लेकिन जिस तरह के एग्जेम्पशंस देता है ये गवर्नमेंट एजेंसीज को, वो एक प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा ऑफ अ कंटिन्यूअस सर्वेलेंस स्टेट। साथ ही साथ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अल्गोरिथमिक बायसेस को एड्रेस करने के लिए कोई चीज नहीं करता है। हाँ, हमारे देश में मैं कहूंगा डेटा को किस तरह से लोकलाइज करना है, डेटा के सेफ्टी के मेजर्स जरूर हैं डीपीडीपी एक्ट 2023 में, लेकिन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो को कैसे मैनेज करेंगे। और अगर आप देखोगे, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है जिन्हें हम लोग मटाना कंपनीज कहते हैं, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, मेटा है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, वो सारी की सारी मैं कहूँगा लार्जली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेस्ड है और सर्विसेज तो पूरे विश्व में प्रोवाइड करती है। इंडिया इज नो एक्सेप्शन। तो ये क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो जो होता है, इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हमारे देश में जो डेटा है उसको तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन क्रॉस बॉर्डर डेटा को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, उसके बारे में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में प्रोविजंस नहीं है। इसके अलावा जो बायस होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी के इशू से कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ रेगुलेटरी चैलेंज सभी के लिए आता है। इंडिया इज नो एक्सेप्शन। एआई कैन एक्चुअली परपेचुएट और रादर आई वुड से एग्जैजर्बेट द बायस प्रॉब्लम, जो ह्यूमंस के अंदर बायस। अब ऑलरेडी इंडिया में इतनी सारी विभिन्नता है, देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, देयर आर कास्ट रिजिडिटीज, देयर आर रिलीजन बेस्ड थिंग्स व्हिच हैपन इन आवर कंट्री, जहां पे एआई की वजह से एआई जो बिल्ड करेगा, उस एआई में जो एल्गोरिथम है वही इन बायसेस को एम्पलीफाई कर सकता है। और जिस तरह के आपने अभी तक की एआई डेवलपमेंट देखी है, जहां पे भी एआई डेवलप हुआ है, वो कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट प्रोसीजर को, उनके एल्गोरिथम को, उनके प्रोग्राम को प्रोप्राइटरी मेंटेन करते हैं, यानी कि एक तरह का पेटेंट या फिर उसकी एक्सक्लूसिविटी क्लॉज आती है। तो उन्होंने उसका एल्गोरिथम किस तरह से डेवलप किया है, नोबडी नोस। देयर इज अ लॉट ऑफ ओपेसिटी इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग। ना सिर्फ डेवलपमेंट में, लेकिन एक बार एआई का इस्तेमाल हम लोग करना शुरू कर देंगे, उसके बाद अगर एआई की वजह से प्रॉब्लम हुई तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? इन सब से जुड़े हुए इश्यूज बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया, अकाउंटेबिलिटी और लायबिलिटी के इश्यूज। ऑटोनोमस सिस्टम और सेमी ऑटोनोमस सिस्टम जो है, उसका अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कौन जिम्मेवार होगा? डेवलपर जिम्मेवार होगा
कि डिप्लॉयर होगा या फिर एंड यूजर होगा, देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। इसके अलावा एआई की जिस तरह की यूज हो रही है, जैसे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग सेक्टर्स में एआई इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, बहुत जगह पे हम लोगों ने चर्चा की। तो ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन जो होती है उसकी वजह से प्रॉब्लम जरूर आती है। अभी फिलहाल हमारा क्या सेटअप है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन अलग अलग रेगुलेटर्स के अलग अलग गाइडलाइंस निकल आते हैं। इसके अलावा एआई का सबसे बड़ा चैलेंज है कि एआई को अगर मिसयूज करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, डीप फेक्स बनाने के लिए, तो इससे जुड़ा हुआ रेगुलेशन बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल हमारे देश में कोई रोबस्ट रेगुलेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ लेबलिंग, डिटेक्शन एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ एआई जनरेटेड सिंथेटिक कंटेंट। अब ये सीरियस इश्यूज पोज करता है, ना सिर्फ हमारे सोसाइटी के ऊपर लेकिन हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर भी और ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी। एंड अल्टीमेटली एआई का जो डेवलपमेंट है, एआई का जो इकोसिस्टम है, वो हमारे राइट्स को वायलेट जरूर करता है, स्पेशली हमारे राइट टू प्राइवेसी को, राइट टू इक्विटी को, राइट टू इंक्लूसिविटी को। तो एआई जनरली जो भी एआई यूज करेगा, अगर एआई कॉस्टली है तो मैंने आपको बताया रिच पीपल उसको यूज कर लेंगे, बाकी लोगों को यूज करना नहीं होगा, तो इंक्लूसिविटी का इशू आता है। तो इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं हमें रेगुलेशन, प्रॉपर रेगुलेशन लाने की हमारे देश में जरूरत है। और ना सिर्फ यहाँ पे मैं कहूँगा पूरे विश्व में अलग अलग देश इस चीज से जूझ रहे हैं कि कैसे हम लोग एआई को रेगुलेट करें। इसके ऊपर अलग अलग मैं कहूँगा कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं, डिस्कशंस हो चुके हैं, यूनेस्को की तरफ से एथिकल एआई के गाइडलाइंस आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें आ चुकी है। बट हमारे देश में वी डू नीड प्रॉपर एआई रेगुलेटरी मेजर्स। अभी फिलहाल वेयर डू वी स्टैंड, हमारे देश में है क्या? देखिए, मैं कहूँगा नॉट एग्जैक्टली रेगुलेटरी सेटअप में, लेकिन एक एथिकल फ्रेमवर्क जरूर बना हुआ है। नेशनल एआई स्ट्रेटेजी 2018 जो नीति आयोग ने लॉन्च किया था, इट अंडरलाइंस एथिकल एआई प्रिंसिपल, जिसके बेसिस के ऊपर हमें एआई को डेवलप करना है और हमें एआई को यूज करना है हमारे देश में। कोर प्रिंसिपल्स हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी, प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन सेंट्रिक वैल्यूज। डीपीडीपी एक्ट आ चुका है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है 2023 का। बहुत हद तक ये मैं कहूँगा डेटा प्रोटेक्शन के नॉर्म्स ला चुका है हमारे देश में, लेकिन दो प्रॉब्लम्स है। एक तो गवर्नमेंट को जो एग्जेम्पशन दी गई है वो, जिसके सर्विलेंस सर्विलेंस गवर्नमेंट बन सकती है। दूसरा है एआई स्पेसिफिक इश्यूज को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कोई मेजर्स नहीं है। इसके अलावा वी डू हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके तहत अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, गाइडलाइंस भी आ चुके हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आ चुके हैं, जहां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कवर किया गया है। बट फिर भी एआई जनरेटेड कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए वो डेप्थ में गाइडलाइंस नहीं दी गई है। ऑफ कोर्स इंटरमीडियरीज को सेल्फ रेगुलेशन की गाइडलाइंस दी गई है, बट कई बार जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कई बार एक्स हो गया, इन्हें गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फेक इन्फॉर्मेशन के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 2024 से ही मेटी की एडवाइजरीज आ रही है कंटिन्यूसली एआई मॉडल्स के लिए, एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए, लेकिन वी डू नॉट हैव एनी रोबस्ट प्रॉपर फ्रेमवर्क। इसके अलावा देर आर सेक्टोरल गाइडलाइंस, जैसे कि आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में मैंने आपको बताया, आरबीआई की कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया, टीआरएआई की गाइडलाइंस आई हुई है with respect to net neutrality, etc. Yes, they have come, but still we do not have a proper national AI act or national AI regulatory policy. अब इस परिस्थिति में सर हम लोग कर क्या सकते हैं? आंसर में आपको सजेस्ट जरूर करना है कि हमारे देश में एक डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लॉ की जरूरत है। एक लेजिस्लेशन जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, स्पेशली ईयू का जो एआई एक्ट है उससे हम लोग जरूर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगेन पूरा का पूरा उसको रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे परिस्थितियों के अनुसार, हमारे सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अनुसार उसको मोल्ड जरूर करें। और यही हम लोग करते भी हैं कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस उसी लिए तो होते हैं। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस किस लिए होते हैं? कि आप अच्छी प्रैक्टिसेस को समझें, सीखें और उसे अपने हिसाब से मोल्ड करें। इसके अलावा हमें सजेशंस, मैं कहूँगा सजेशंस नहीं, गाइडलाइंस की जरूरत है व्हाइट बॉक्स एल्गोरिथम के लिए, कि जो भी एआई डेवलप होगा उसका एल्गोरिथम अगर ओपन सोर्स में होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, एक्सप्लेनेटरी होगी तो अच्छा रहेगा, जिससे कि बायसेस हट सकते हैं। अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एआई एथिकल बोर्ड्स या फिर एआई एथिकल कमिटीज बनाई जा सकती है, इस तरह का सजेशन आप दे सकते हो।
मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेटिव ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे कि जो डेवलपर है, जो डिप्लॉयर है, एंड यूजर्स है, उनके ग्रुप्स बन सकते हैं जो सरकार को या रेगुलेटरी पॉलिसी की तरफ थोड़ा सा इनपुट दे सके। इंडिया में डेटा राइट्स चार्टर होना चाहिए हमारे लिए, स्पेशली भारत में। अब ये डेटा राइट्स चार्टर होगा क्या, या फिर किस तरह का हो सकता है, जहां पे इंडिविजुअल्स के स्पेसिफिक डेटा से जुड़े हुए राइट्स होने चाहिए, और हर एक इंटरमीडियरी हो, हर एक सोशल मीडिया हो, या फिर एआई के डेवलपर हो, डिप्लॉयर हो, या जो भी यूजर्स हो, उन्हें इस डेटा राइट्स को अवेयर करने की जरूरत है। जैसे कि आपके डेटा के जुड़े हुए राइट क्या है? राइट टू कंसेंट, अगर आप कंसेंट करोगे तभी आपका डेटा स्टोर किया जाएगा, तभी आपका डेटा शेयर किया जाएगा। राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू प्राइवेसी, ये सारी चीजों का एक चार्टर चाहिए, जिसकी अवेयरनेस भी लानी पड़ेगी पब्लिक में कि ये आपके अधिकार है। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे वी डू नॉट हैव दैट राइट्स अवेयरनेस, especially in terms of digital rights. So we do need it, and that will help in framing the AI rules and regulations for our future. ठीक है, आई होप अगेन ये जो हमारा पूरा डिस्कशन हुआ एआई और रेगुलेटरी चैलेंज के ऊपर, दिस दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक डिस्कशन। ना सिर्फ इंडिया में, बहुत सारे देशों में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आने का जरूरत है, और आशा करते हैं कि अगले कुछ सालों में जरूर एक डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्ट आएगा हमारे देश में। ठीक है, चलिए, रेगुलेटरी चैलेंज के बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है, एआई एंड डिप्लोमेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिप्लोमेसी। क्या एआई को हम लोग एक डिप्लोमेटिक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये दो देशों के बीच के संबंध जो है उन्हें सुधार सकता है? इसके ऊपर क्या कोलैबोरेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एआई एआई डिप्लोमेसी का मतलब है लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल, जहां पे हम लोग हमारे ग्लोबल रिलेशंस जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, पार्टनरशिप्स होगी जो इंटरनेशनल लेवल पे, जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस है, उन्हें डेवलप करने में एआई की मदद ले। और इंडिया के पास एक यूनिक, मैं कहूँगा, लेवरेज या फिर यूनिक एडवांटेज है, स्पेशली फॉर यूजिंग एआई फॉर डिप्लोमेसी। थोड़ी देर में आपको मैं ये बताऊंगा कि इंडिया के पास किस तरह के टूल्स हैं जिसे हम लोग इस्तेमाल करते भी हैं। बट सबसे पहले इंडिया की एआई डिप्लोमेसी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगेन, ये कोई सेड या फिर कहीं पे लिखित रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इंडिया हैज हैंडल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज डिप्लोमेटिक टूल। इंडिया हमेशा ओपन, एथिकल और रेस्पॉन्सिबल एआई को प्रमोट करने को बढ़ावा देता है। इंडिया हैज ऑलवेज एडवोकेटेड दैट वी वांट इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड ह्यूमन सेंट्रिक एआई। इसके अलावा हम एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर ब्रिजिंग द डिजिटल एंड एआई डिवाइड इन आवर कंट्री। हमारे देश में रूरल और अर्बन एरियाज में जो डिजिटल गैप है, जो लिटरेसी का डिवाइड है, डिजिटल लिटरेसी का डिवाइड है, उसको फिल करना है। ना सिर्फ वो, मैं कहूँगा जो जेंडर लिटरेसी का गैप है उसको भी फिल करना है। इसके अलावा भारत इंडिविजुअली एआई को डेवलप नहीं करना चाहता है, इंडिया कोलैबोरेशन में बिलीव करता है, ना कि आइसोलेशन में। वी प्रमोट अ मल्टी स्टेक होल्डर initiative or multi-stakeholder solutions. So we not just go for government to government interaction, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इंटरेक्शन, एकेडमी टू एकेडमी इंटरेक्शन में भी हम लोग बिलीव जरूर करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, सर क्या एआई को डिप्लोमेसी में इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक टूल भी है। हम लोग ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक फाउंडर मेंबर रहे हैं। हम लोग जीपीएआई के चेयर काउंसिल भी रहे हैं। ये जो जीपीएआई है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म जो एआई के बेस्ट स्टैंडर्ड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं एट द ग्लोबल लेवल, और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा G20 के थ्रू भी ग्लोबल एआई गवर्नेंस जो रूल्स इवॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर भी भारत का योगदान रहा है। इंडिया जब G20 का प्रेसिडेंट था, हमारे यहाँ पे जो मेजर समिट्स हुए वहां पे भी इंडिया एआई फॉर गुड एंड एआई फॉर गुड फॉर ऑल, इसके ऊपर एम्फेसाइज करता हुआ आ रहा है। इसके अलावा भारत मल्टी मल्टी लिंगुअल इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है। भारत ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर रहा है। आप जानते हो कि भारत में मल्टीलिंगुअल एआई प्लेटफॉर्म भाषिनी डेवलप हो रहा है, जहां पे लोग, आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, हम भी कॉन्ट्रीब्यूट उसमें कर सकते हैं फॉर इट्स डेवलपमेंट। इनफैक्ट ये जो भाषिनी है, मैं कहूँगा ये ना सिर्फ भारत के लिए बट पूरे विश्व के लिए एक
मैं कहूँगा टेस्ट के स्टडी होगा। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया इज वन ऑफ द पायनियर इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स। भाषिनी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट। यहाँ से हम लोग पूरे ग्लोबल साउथ को मदद मिले इस तरह की भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। आज भाषिनी है, आगे चल के भाषिनी वर्ल्ड हो सकता है, राइट? दैट माइट बी वन ऑफ द आइडियाज। इसके अलावा हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विद यूएस, विद यूरोपियन यूनियन, जापान, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एआई से जुड़ी हुई डेवलपमेंट, एआई से जुड़ी हुई आर&डी, चिप मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल रूल्स, डिजिटल सोवरेनिटी के ऊपर हमारे हमारे काफी कन्वर्जेंस है विद अदर कंट्रीज। इसके अलावा इंडिया के पास बहुत ही यूनिक डिप्लोमेसी के टूल्स हैं, स्पेशली फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हमारा डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम लोग कहते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हम इसको एआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में यूपीआई का बोलबाला है, यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है हमारा एनपीसीआई का। एवरी कंट्री इज शॉक्ड, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज शॉक्ड दैट हाउ इज इंडिया मैनेजिंग दिस यूपीआई, राइट? नॉट जस्ट यूएसए बट अदर कंट्रीज आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग यूपीआई। आप जानते हैं कि मल्टीपल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन यूपीआई। हमारा जो आधार सिस्टम है, डिजिटल लॉकर सिस्टम है, इसके थ्रू हम लोग हमारी एआई डिप्लोमेसी को आगे प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया की एआई डिप्लोमेसी में वी प्रमोट ओपन सोर्स डेवलपमेंट। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाए, वहां पे दे टॉक अबाउट ओपन सोर्स डेवलपमेंट, ओपन सोर्स डेवलपमेंट ऑफ दी सॉफ्टवेयर, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, भारत ओएस हमारा। हम लोग इवन हमारा जो सिस्टम का यानी कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको भी ओपन सोर्स में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओपन सोर्स को इंडिया प्रमोट करता है। साउथ साउथ सॉलिडारिटी एंड ओपन सोर्स दे डू गो हैंड इन हैंड। साउथ साउथ सॉलिडारिटी मतलब पूरा विश्व जो डिवाइडेड है, ब्रांड लाइन जिसको हम लोग कहते हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ की हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, वहां पे इंडिया साउथ या फिर सदर्न ग्रुप का एक लीडर जरूर कहलाता है। तो साउथ साउथ सॉलिडारिटी में दिस कैन हेल्प। एआई एथिक्स के ऊपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस है इंडिया का। एआई एथिक्स एंड इंक्लूसिव एआई, आपने देखा होगा एथिकल एआई एंड एआई फॉर ऑल, ये इंडिया का मोटो ही है। अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग सोसाइटल गुड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत का डिप्लोमेसी का मंत्र ही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि होल वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली। अब यहाँ पे हम लोग एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना सिर्फ इंडियन सोसाइटी के लिए बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड सोसाइटी, आई वुड से गुड ऑफ एंटायर वर्ल्ड सोसाइटी। ठीक है? सो एआई एज अ डिप्लोमेसी का टूल हम लोग जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए भी कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। यस, वी हैव अ फ्रेमवर्क, बट अगेन आई वुडंट से कि हमारा एक पॉलिसी का लाइन ही है कि हम लोग एआई बेस्ड डिप्लोमेसी को और भी बढ़ावा देना चाहते हैं। यस, इट इज वन ऑफ द टूल्स, और आप जानते हैं कि डिप्लोमेसी किसी एक डायमेंशन पे नहीं चलती है। डिप्लोमेसी वर्क्स ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, और एआई इज वन ऑफ द फ्रंट्स व्हिच इज एमर्जिंग। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग एआई की बात करते हैं तो एआई बेस्ड डेवलपमेंट, एआई बेस्ड आर&डी, एआई बेस्ड टूल, एआई बेस्ड डेटा आपको डेवलप कंट्रीज से ही ज्यादा मिलेंगे, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ पे होता क्या है कि जितना ज्यादा हम लोग कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग वल्नरेबल भी बनेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करने की जरूरत है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और हमारी खुद की सॉवरेनिटी को, स्पेशली एआई सॉवरेनिटी एंड डेटा सॉवरेनिटी मैं कहूँगा। इसके अलावा हमारे पास कैपेसिटी गैप बहुत ज़्यादा है। कैपेसिटी गैप का मतलब क्या है? एआई की आर&डी, एआई के स्किल्स, एआई के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए और एआई के लिए जो स्किल फोर्स चाहिए, कहीं ना कहीं हम लोग मैच नहीं कर सकते हैं विद डेवलप्ड कंट्रीज। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली सेमीकंडक्टर डिपेंडेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया में। आई डोंट थिंक एनी कंपनी मेक्स जीपीयू, है ना? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने का कोई कंपनी नहीं है। यस, हम लोग अलग अलग सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की फाउंड्रीज डेवलप कर रहे हैं। इंडिया में 6 यूनिट्स बन रही है, और प्रॉब्ली इस साल के एंड तक भारत का खुद का पहला चिप, एआई, नॉट एआई चिप बट मैं कहूँगा सेमीकंडक्टर चिप जो है वो बन जाना चाहिए। बट स्टिल वी आर बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड कंपनीज, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज। इसके अलावा रेगुलेटरी लीडरशिप इंडिया को दिखानी चाहिए, बट दिस इज एन इशू।
क्योंकि जब तक आप खुद अपनी क्षमता नहीं बढ़ा पाओगे, साउथ 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 कोलैबोरेशन की तो हम लोग बात करते हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं, बट अगेन वी आरसेल्फ नीड टू शो दैट रेगुलेटरी लीडरशिप। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि वी हैव आई थिंक लूपहोल्स इन एआई रेगुलेशन इन इंडिया। इसके अलावा ऑफ कोर्स जियो पॉलिटिकल टेंशंस, जियो पॉलिटिकल प्रेशर्स तो कंटिन्यू होते ही हैं। मैं कहूँगा जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से पूरे विश्व में ही एक हलचल चली हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। तो राइजिंग टेंशंस हो गए, एआई आर्म्स रेस हो गया, यूएस चाइना का टैरिफ वॉर हो गया, अभी तो मैं कहूँगा यूएस इंडिया का जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो भी चल रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया का जो न्यूट्रल न्यूट्रल आई वुडंट से फेंस सिटर, बट न्यूट्रल ब्रिज की तरह जो काम करता है इंडिया, वो उसकी जो मैन्यूवरिंग कैपेसिटी होगी वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी। तो दिस वी हैव टू वर्क ऑन। बट अगेन एआई एज अ टूल ऑफ डिप्लोमेसी इज a very important topic for all of you from mains perspective, ठीक है। So that is it in this discussion in part 4। बट जाते जाते आप सभी को कुछ important चीज़ें बताना चाहूँगा जो यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया, बट व्हाट आई पर्सनली फील इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। मुझे लगता है इन 4 टॉपिक्स के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। एआई एंड इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगेन इकोनॉमी और साइंस एंड टेक का एक कॉमन डिस्कशन आप कह सकते हो। अलग अलग रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, मैकेंसी की रिपोर्ट आ चुकी है जिसने बताया है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि जब से एआई की जो बातें चल रही है, एआई ने बहुत सारे लोगों का जॉब, जो हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों का जॉब अभी ऑलरेडी मिस आउट कर दिया और भी इम्पैक्ट होने वाला है। इनफैक्ट अगर आपको इसके ऊपर प्रिपरेशन करनी है तो मेरा एक ब्लॉग भी है, मैंने आई थिंक स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, एआई इज द न्यू जेसीबी करके, यू कैन रेफर टू इट। आई जस्ट पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ पे आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी और एआई का कोलैबोरेटिव थोड़ा सा प्रिपरेशन ज़रूर करें, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी एक मैं कहूँगा बहुत ही एवरग्रीन एरिया रहा है। हर 2-3 सालों में तो सवाल आता है, एंड समहाउ वी हैव नॉट सीन अ क्वेश्चन ऑन नैनो टेक्नोलॉजी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। एंड if you can expect a kind of a question, I think a mixture of nanotechnology and AI can be expected। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा प्रिपरेशन इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। ब्लॉकचेन से जुड़े हुए सवाल प्रीलिम्स में कई बार आ चुके हैं, बट आई थिंक इन मेंस दिस आइडिया हैज़ बीन मिसिंग एंड परहैप्स इट माइट अपीयर दिस ईयर, बी रेडी फॉर दैट। एंड फाइनली न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर फ्यूचर एक टॉपिक है जो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल जो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है फ्रांस में, उसकी टेस्टिंग होनी है। आई थिंक अगले कुछ दिनों में वी विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़ अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, सो डू प्रिपेयर अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस न्यूक्लियर फ्यूजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना का खुद का एक जो उनका टोकामाक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ईस्ट जो एक्सपेरिमेंट है, it has been in advanced stages, almost I think 1200 seconds or more than that they have been able to run the nuclear fusion reaction। So this you can expect a kind of query or maybe a topic connected to this, okay। So these are some of the areas which I want you to focus, all right। So that's it in this discussion। एंड अगर आपको इस डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए तो यू विल गेट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे @rahulsai222_ पे। इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होस्ट करता हूँ। आई नो वेरी फ्यू ऑफ यू आर राइटिंग इट, वेरी फ्यू ऑफ यू आर अटेम्प्टिंग इट, गुड फॉर दैट। एंड अगेन अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, देयर इज अ नंबर ऑल्सो हियर, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द मेंस एस्पिरेंट्स मेरी तरफ से। Prepare very well, very few days are left now, and just ensure that you have you are in a good mental space, क्योंकि यूपीएससी is all about having that proper positive mindset and being in good mental position, क्योंकि it's not just the test of knowledge, केवल नॉलेज का, डेटा का, इंफॉर्मेशन का टेस्ट नहीं है, ये एक कंप्लीट टेस्ट है जो आपकी थॉट प्रोसेस को
हैंडलिंग ऑफ योर प्रेशर, किस तरह से आप आर्टिकुलेट करते हो, किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करते हो राइटिंग में, इन सभी का टेस्ट है। तो जितना आप कूल रहोगे, जितना काम रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स फॉर राइटिंग मेंस, एंड डू लेट मी नो हाउ इट वाज। थैंक यू अगेन। जय हिंद।